Hand over the mic to sir to just take us through and educate us self redevelopment के बारे में हमें educate करेंगे. Please welcome sir. Thank you. मैं समझता हूँ हिंदी में बोलना बेहतर रहेगा क्योंकि सबको हिंदी समझ में आएगी. राष्ट्रभाषा भी है और मैं समझता हूँ सबके लिए अच्छा होगा. वैसे मेरी तकरीर के बाद में जो क्वेश्चन आंसर्स होंगे वो किसी भी भाषा में आप सवाल पूछ सकते हैं. मराठी में पूछ सकते हैं, गुजराती में पूछ सकते हैं, हिंदी में पूछ सकते हैं, इंग्लिश में पूछ सकते हैं. जो जिस भाषा में पूछेगा उस भाषा में उसको जवाब दे देंगे. आप गुजराती में पूछें, मैं गुजराती में जवाब दूंगा. आप हिंदी में पूछे हिंदी में, आप मराठी में पूछो मराठी. आपने यहाँ बुलाया इसके लिए मैं आप सबका बहुत आभारी हूँ कि आज आपने ये मुनासिब समझा कि मुझे यहाँ पर. वैसे जब आपके यहाँ के कुछ लोग मुझे बार बार मिलने की कोशिश कर रहे थे और उन्होंने ये सोसाइटी के बारे में कुछ बताया तो मुझे कुछ आश्चर्य हुआ. आश्चर्य इसके लिए हुआ कि आप पत्रा शेड के इतने नज़दीक होने के बाद में भी ऐसा सोचने की हिम्मत करते हैं. ये समझ के मुझे थोड़ा शॉक भी लगा और थोड़ा आश्चर्य भी लगा. 10 या 12 साल पहले पत्रा शेड में मेरी ऐसी ही मीटिंग हुई थी जैसे आपकी आज हो रही है. और मैंने हाथ जोड़ के उन लोगों को समझाया था कि ये जो राजनीतिक नेता है वो आपको गुमराह कर रहे हैं. आप प्लीज किसी भी हालत में बिल्डर के पास मत जाइए. बिल्डर के पास जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ होने की पॉसिबिलिटीज़ है. जो आज सपने आपको बताए जा रहे हैं वो जो लोग आपको बिल्डर के पास जाने के लिए कहते हैं वो कल को वो रहेंगे भी नहीं और आपको तकलीफ होगी. ये मैंने उनको समझाया था. मेरे पास शायद 10-15 साल पहले कि मेरे स्पीच की टेप भी है. शायद YouTube में कहीं पे अपलोड भी हुई है. लेकिन उन्होंने माना नहीं. कुछ लोग मेरे संपर्क में सदैव थे. काफ़ी लोगों ने मेरी बात नहीं मानी और पत्रा शेड का आज क्या हालत है आप जानते हैं. कौन कौन कितने बड़े लोग उसके अंदर इन्वॉल्व थे. लेकिन आज हालत देखिए किस तरह के उनका जो भी है. आप नाम लीजिए वो सारे उसके अंदर है. कल्पतरू का नाम लीजिए, रुस्तम जी का नाम लीजिए, बड़े बड़े सब लोग. रीडेवलपमेंट में नहीं लेकिन उसकी ज़मीन खरीदने में क्या फ्रॉड हुआ क्या नहीं हुआ आप जानते हैं. मैं तो किताब लिख रहा हूँ तो मुझे इसके बारे में कुछ थोड़ी बहुत ज़्यादा जानकारी है. तो उस पत्रा शेड के इतने नज़दीक रहने के बाद में भी उसी राह पे जा रहे हैं जिस राह पे पत्रा शेड के लोग गए और आज डूब रहे हैं. ये सुन के मुझे आश्चर्य हुआ. असल में आश्चर्य होना नहीं चाहिए मुझे क्योंकि बिल्डरों की ताकत इतनी बड़ी है कि किसी को भी खरीद सकते हैं. तो कोई मध्यम वर्गीय 2, 4, 5, 10 लोगों को खरीदना कोई बड़ी बात नहीं है.
इसके लिए आश्चर्य होना भी नहीं चाहिए। लेकिन मुझे फिर भी आश्चर्य हुआ, मैंने कहा कि जाके मिल ले इन लोगों को जिनको ये लगता है कि आज भी बिल्डर के ऊपर भरोसा रखने लायक है, ऐसा जिनको लगता है उनको मिल ले और उनकी गलतफहमियां हैं जो वो उनके मन से निकालने की मैं कोशिश करूँगा। ये जो मैं सेवा दे रहा हूँ ये सेवा है, इसके लिए मेरे कोई चार्जेस नहीं है। मैं किसी भी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी से आज तक मेरे पूरे करियर में उनको मार्गदर्शन करने के लिए कभी चार्ज नहीं करता हूँ, कभी किया भी नहीं। और जो कोऑपरेटिव सोसाइटी बिल्डर के चंगुल से निकल के खुद के पैरों पे खड़ा रहना सीखना चाहते हैं, उनके लिए मेरा मार्गदर्शन पूरी तरह से शुरू से लेकर प्लान अप्रूवल तक, अप्रूवल के बाद में कंस्ट्रक्शन स्टेज और कंस्ट्रक्शन पूरा होने के बाद में फाइनल आईओडी कंस्ट्रक्शन पूरा होने के बाद में कंप्लीशन सर्टिफिकेट और ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट मिलने तक पूरा मार्गदर्शन एक भी पैसा चार्ज किए बगैर मैं देता हूँ। और ये एक सेवा है मुंबई में सारे कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। क्यों मैं ये देता हूँ? इसलिए कि मुंबई में 5,800 पत्राचार है। आप एक पत्राचार की बात करते हैं, 5,800 मुंबई के प्रोजेक्ट्स अटके हुए हैं। इन 5,800 प्रोजेक्ट में लेटेस्ट फिगर 1,25,922 फैमिलीज रास्ते पे है, यानी ओरिजिनल घर तोड़ा गया है। पहले 2 साल में बिल्डर ने किराया भी दे दिया, अभी रेंट्स बंद हो चुके हैं, लोगों को पता नहीं कहाँ जाना क्या जाना। माहिम में एक जगह में मैं लोगों को मदद करता हूँ, वहाँ अच्छी खासी बिल्डिंग में रहने वाले एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एम्प्लॉय जो ब्रांच मैनेजर थे, आज 12 साल हुए, रेंट अभी बंद हो गया, बिल्डिंग तो टूटी हुई है। कितने दिन रिश्तेदारों के बलबूते पे रहेंगे? पेंशन में से खाएंगे क्या और किराए के लिए देंगे क्या? उनके घर में मैं गया तो मेरे आंख में से आंसू आए, क्योंकि माहिम के कोलीवाड़ा में झोपड़पट्टी में फर्स्ट फ्लोर में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सीनियर ब्रांच मैनेजर अपनी वाइफ के साथ में रह रहे हैं। तो जो हालत इन सब लोगों की हुई वो आपकी नहीं होनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। इसलिए आज मैंने यहाँ आने की हिम्मत की और सोचा कि मुझे जो कहना है मैं सबके लिए सामने वो चीज करूँगा। रीडेवलपमेंट 2 किस्म से हो सकते हैं, एक बिल्डर के जरिए और दूसरा सेल्फ रीडेवलपमेंट। बिल्डर के जरिए रीडेवलपमेंट करना एक बहुत ही आसान तरीका है कि मेरा इंट्रोडक्शन, सॉरी मैं डाइग्रेस कर रहा हूँ, मेरा इंट्रोडक्शन आपके पास तक पहुँचा होगा, नहीं पहुँचा होगा मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं होती कि मैंने इंडिया के टॉप 5 बिल्डर्स में से 2 बिल्डर के पास नौकरी की है 3-4 साल और अच्छे पोस्ट पे नौकरी की और 6 फिगर सैलरी
ली भी है। तो बिल्डर क्या करते हैं, इसके लिए मुझे किसी से सुनने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद जानता हूँ, क्योंकि मैंने बिल्डर के पास नौकरी करके बिल्डर किस तरह से प्रोजेक्ट्स लेते हैं और क्या करते हैं, ये मैंने खुद अनुभव लिया। तो मुझे किसी की सुन के आपको कहने की ज़रूरत नहीं, मैं जो कह रहा हूँ मेरे अनुभव से कह रहा हूँ। जिन बिल्डरों के साथ मैंने काम किया उनसे मुझे कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि मैं उनके साथ काम किया, उन्होंने मेरा बहुत अच्छा ख्याल रखा और जैसा वो चाहते थे वैसा मैंने उनको सर्विस दी। लेकिन उस सर्विस देते समय वो कैसे काम करते हैं, क्या काम करते हैं, इसकी मुझे काफ़ी अच्छे हद तक जानकारी मिली। उसमें एक जानकारी ये भी मिली कि जिन बिल्डरों के पास मैं काम करता था वो, और उनको मैं रिप्रेजेंट करता था बिल्डर्स एसोसिएशन की मीटिंग में, उसमें ये भी मुझे जानकारी मिली कि बिल्डर लोग हर महीने को प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स को एनवलप भेजते हैं और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट बिल्डर के कहने पर प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के सोसाइटी को देते हैं। उसमें काफ़ी बार मिसगाइडिंग होती है, और मिसगाइडिंग कैसे होती है, वो आपके प्रोजेक्ट रिपोर्ट को मैं देख के उसके अंदर से कुछ पॉइंट आपको सोचने के लिए आपके सामने रखने वाला हूं, किस तरह से मिसगाइडिंग होती है, क्योंकि आपको जानकारी नहीं होती। आप जिसको अपॉइंट करते हैं इंसिडेंटली 79A जिसके तहत आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट को अपॉइंट करते हैं, इट इज ओनली अ गाइडलाइन, इट इज नॉट अ लॉ, इट इज नॉट अ रूल। हाईकोर्ट के 22 जजमेंट्स आए हैं कि 79A इज नॉट मैंडेटरी ऑन द सोसाइटी। आपकी जानकारी के लिए बोलते हैं, ये तो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट का गाइडलाइन है कि इस गाइडलाइन को आप फॉलो कर सकते हैं अगर फॉलो करना चाहते तो। इट इज नॉट अ लॉ, इट इज नॉट अ रूल, इट इज नॉट मैंडेटरी, एंड दिस is said by the High Court. If you want, I can give you relevant quotes from various judgments of the High Court which says that it's not mandatory. A guideline is to be followed. A guideline can be deviated from with certain caveats and mandates. So 79A is not something very sacrosanct, but 79A has two divisions within it. एक तो बिल्डर के जरिए किस तरह से रीडेवलपमेंट करने का, या बिल्डर के बगैर किस तरह से सेल्फ रीडेवलपमेंट करने का, ये दो अलग अलग तरीके हैं। जैसे चर्चगेट के स्टेशन पे आप जाते हैं तो मालाड की टिकट ले सकते हैं और मालाड को जा सकते हैं, लेकिन वीटी में बैठ के आप मालाड को नहीं जा सकते, आप मुलुंड को जाते हैं, क्योंकि वो अलग लाइन है। इस तरह से बिल्डर की योजना अलग और सेल्फ डेवलपमेंट की योजना अलग, तो ये दो अलग अलग चीजें हैं, इनको समझना चाहिए। रीडेवलपमेंट समझने के लिए पहले तो अपने दिमाग से कुछ गलतफहमियां आपको निकालना बहुत जरूरी है। ये गलतफहमियां काफी लोगों के मन में होती है, और ये गलतफहमियां पढ़े लिखे लोगों में ज्यादा गलतफहमियां होती है। इंजीनियर, डॉक्टर, पीएचडी लोगों में भी ये गलतफहमियां होती हैं। अगर 100 लोगों को आप पूछेंगे कि बिल्डिंग कौन बनाता है, तो उसमें 90 से ज्यादा लोग बोलेंगे बिल्डर बनाता है। आंसर इज रॉन्ग, उत्तर गलत है। कोई बिल्डर
बिल्डिंग नहीं बनाता। रुस्तम जी नहीं बनाता है, रहेजा नहीं बनाता है, रिजवी नहीं बनाता है, हीरानंदानी नहीं बनाता है, कल्पतरु नहीं बनाता है, कोई बिल्डर बिल्डिंग नहीं बनाता। जो बिल्डिंग बनाता है उसका नाम ठेकेदार होता है, कॉन्ट्रैक्टर। कॉन्ट्रैक्टर और बिल्डर में फर्क होता है, जैसे एप्पल और ऑरेंज में फर्क होता है, ऐसे कॉन्ट्रैक्टर और बिल्डर में फर्क होता है। तो बिल्डिंग बनाने के लिए बिल्डर के पास जाने की जरूरत नहीं होती। बिल्डिंग बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्टर के पास जाने की जरूरत होती है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर बिल्डिंग बनाता है, बिल्डर बिल्डिंग नहीं बनाता। तो आपके दिमाग में अगर ये घुसा है कि बिल्डर बिल्डिंग बनाता है, तो वो पहले आपके दिमाग से निकाल के फेंक दो, क्योंकि कोई बिल्डर बिल्डिंग नहीं बनाता। तो हमारी बिल्डिंग बनाने के लिए हमको बिल्डर के पास इसलिए जाना चाहिए क्योंकि बिल्डर बिल्डिंग बनाता है। ऐसा किसी के दिमाग में आता हो तो वो अपने दिमाग से निकाल दो, क्योंकि बिल्डर बिल्डिंग नहीं बनाता। तो एक गलतफहमी निकल गई। अब दूसरी गलतफहमी जो ज्यादातर लोगों में है कि बिल्डर अपने जेब से पैसा डाल के रीडेवलपमेंट करता है। कोई बिल्डर अपने जेब से पैसा डाल के रीडेवलपमेंट करता नहीं है। हर बिल्डर जब रीडेवलपमेंट करता है तब नया एसपीवी तैयार करता है। ये क्या होता है? स्पेशल पर्पस व्हीकल। हर प्रोजेक्ट के लिए नई कंपनी रजिस्टर होती है, वो कंपनी उस प्रोजेक्ट को पूरा करती है, उस कंपनी उस प्रोजेक्ट के सेलेबल एरिया को बेचने के बाद में जो प्रॉफिट है या लॉस है उसको बुक करके वो कंपनी बंद करती है। तो वो कंपनी का पेड अप कैपिटल 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख से ऊपर नहीं होता। खुद के पैसे कोई बिल्डर रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट में नहीं डालता। वो आपके कंसेंट लेकर बाजार से पैसे उठाता है। तो आपके कंसेंट लेते हैं, इरिवोकेबल कंसेंट लेते हैं, आपके इरिवोकेबल पावर ऑफ अटर्नी लेते हैं, वो बाजार में वो बताते हैं और वो बता के उसके अगेंस्ट फाइनेंसर से पैसे लिए जाते हैं। अब बिल्डर फाइनेंस कहाँ से लाते हैं? बिल्डर के फाइनेंस के कई तरीके हैं, कुछ तरीके मैं आपके सामने बताता हूँ। HNIs, that is high net worth individuals, group of HNIs, ultra HNIs is one category। एक कैटेगरी है कि जिसमें से बिल्डर को पैसा मिलता है। दूसरी कैटेगरी NBFC, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज, जैसे इंडिया बुल है, जैसे इंडिया इन्फोलाइन है, ये सारी कंपनियां बिल्डर को फाइनेंस देती है। नंबर 3, वेंचर कैपिटल फंड्स। ICICI वेंचर कैपिटल फंड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वेंचर कैपिटल फंड, कोटक महिंद्रा वेंचर कैपिटल फंड, कैनरा बैंक वेंचर कैपिटल फंड। हर बैंक का अपना वेंचर कैपिटल फंड है। वो वेंचर कैपिटल फंड बिल्डर को फंड देती है। चौथा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, FDI। पांचवा, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। छठा, IPO। अलग अलग बिल्डर अपने IPOs निकालते हैं, मार्केट में स्टॉक एक्सचेंज में अपने शेयर्स बेचते हैं। आपको लगता है कि शेयर खरीदना यानी गोल्ड माइन है और आप उसमें पैसा डालते हैं। एक्चुअल आपका पैसा कोई इंटरेस्ट के बगैर उसको मिलता है। वो पैसा वो प्रोजेक्ट में लगाता है, उसमें वो कमाई करता है
उसका कुछ परसेंट आपको डिविडेंड 1%, 2%, 0.5% आपको डिविडेंड में कभी देता है, कभी नहीं देता है, कभी 4-5 साल कुछ नहीं होता, कभी शेयर के दाम बढ़ते हैं, कभी घटते हैं। अगर घटा तो घाटा आपका, आपको विदाउट इंटरेस्ट आपका पैसा वो इस्तेमाल करता है, उसको आईपीओ बोलते हैं। मैं जिन बिल्डरों के साथ काम किया उन्होंने 10,000 15,000 करोड़ के आईपीओज भी किए और मैंने उसको देखा भी, ओवरसी भी किया। वेंचर कैपिटल फंड में भी मेरा तजुर्बा है। 5 साल में इंडिया की सबसे बड़ी वेंचर कैपिटल फंड में मैंने नौकरी की। तो एज अ पर्सन वर्किंग इन अ वेंचर कैपिटल फंड, मेरा बिजनेस था कि अलग अलग बिल्डर्स के प्रोजेक्ट को एग्जामिन करें और उन बिल्डर्स को फंडिंग दें। तो बिल्डर के साथ भी नौकरी की है और बिल्डर को जो फंडिंग करते हैं उनके साथ भी मैंने नौकरी की है। तो ये पूरा जो गेम है ये मैं अच्छी तरह से समझता हूँ, इसलिए आपको अधिकार से बोल सकता हूँ कि क्या करने से आपका नुकसान होगा, क्या करने से आपका फायदा होगा। मैं ये सारी चीजें इसलिए आपको समझा रहा हूँ कि आपके दिमाग में अगर ये हो कि बिल्डर को कोई भी पैसे की जरूरत नहीं है, वो अपने जेब से पैसा डाल के हमारा प्रोजेक्ट करेगा। कोई भी बिल्डर अपने जेब से पैसा नहीं डालता, वो पैसा बाजार से उठाता है। और बिल्डर जिन सोर्सेज, अभी जो भी सोर्सेज मैंने बताए, वेंचर कैपिटल फंड, एनबीएफसीज, आईपीओज, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, अल्ट्रा एचएनआईज, जो बिल्डर को फंडिंग करते हैं वो सब सेल्फ रीडेवलपमेंट को फंडिंग वो कर सकते हैं और कर रहे हैं। सो बिल्डर को जिनसे पैसा मिलता है उनका पैसा, उन्हीं का पैसा आपकी सोसाइटी को भी मिल सकता है। अब मैं आगे बढ़ूंगा। दूसरी गलतफहमी निकल गई। तीसरी गलतफहमी कि बिल्डर अगर प्लान बनाता है तो प्लान बढ़िया होता है। मैं पेंटिंग भी करता हूँ ऑयल ऑन कैनवस की, और हम लोग जो सीनियर आर्टिस्ट हैं, सीनियर पेंटर्स हैं, हमको जब थोड़ा समय मिलता है तो हम लोग आर्ट गैलरीज में जाके लंबे से देखते हैं। हमको बहुत खुशी होती है। क्या खुशी होती है कि हमारे जितने भी पेंटर के पेंटिंग लगे होते हैं उसको लोग आके देखते हैं। वो देख के हमको खुशी होती है। क्यों खुशी होती है? क्योंकि जो लोग वो एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग देखते हैं उसमें 95% को तो मालूम ही नहीं है कि ये पेंटिंग का मतलब क्या है। तो वो हम लोग जब देखते हैं तो हमको खुशी होती है, क्योंकि जिसको मालूम नहीं होता है वो ज़्यादा आवाज़ करता है, नया मुल्ला जोर से नमाज पढ़ता है। तो जिसको वो पेंटिंग समझता नहीं है वो दूसरे 2-4 लोग जो खुद के साथ में आए उसको लेके जाता है, पेंटिंग को देखता है, व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग। क्योंकि सुंदर है बोलेगा तो फिर कोई सवाल नहीं है। मुझे अच्छा नहीं लगा तो कोई पूछेगा कि क्यों अच्छा नहीं लगा, उसको तो कुछ समझा ही नहीं है। तो समझा नहीं है, ये अपना इग्नोरेंस छुपाने के लिए हमेशा चीज को सुंदर बोलना अच्छा होता है। वैसे ही बिल्डर के प्लान का होता है। मैं बॉम्बे यूनिवर्सिटी में आर्किटेक्चरल डिज़ाइन, अर्बन डिज़ाइन और आर्किटेक्चरल प्लानिंग लास्ट 35 इयर्स पढ़ाता हूँ मास्टर्स डिग्री के लिए, और पेपर सेट भी करता हूँ, करेक्ट भी करता हूँ। कोई भी बिल्डर का प्लान मेरे स्टूडेंट ने अगर कॉपी किया तो वो बेचारा 100 में से 20 मार्क भी नहीं पाता। क्योंकि बिल्डर जब प्लान बनाता है
तो उसका उद्देश्य ये होता है कि इस जमीन में से ज्यादा प्रॉफिट कैसे मैं निकालूं, उस प्लान में से वहां रहने वाले को ज्यादा से ज्यादा सुविधा कैसे मिले, ये कभी उसके मन में होता ही नहीं है, क्योंकि ये धंधे में वो प्रॉफिट लेने के लिए आया है, आपको अच्छा घर देने के लिए नहीं आया है। आपको सिर्फ अच्छा घर मिल रहा है ऐसी गलत फहमी में रखने के लिए उसका धंधा है। और कोई गलत काम कर रहा है ऐसा नहीं लगता, मुझे नहीं लगता। बिल्डर का धंधा ही वो है, उसका धंधा आपको झूठ बोल के, आपका कंसेंट लेके, आपको जरूरत से कम एरिया और कॉर्पस दिलाना, ये उसका धंधा है। वो अपना धंधा अच्छी तरह से करता है, गलती अपनी है क्योंकि वो गलत काम करता है ये मालूम होने के बाद में भी हम उस पर विश्वास रखते हैं, ये अपनी गलती है। जैसे एक कसाई है, उसका काम मटन काटना है, उसको कोई पाप नहीं है क्योंकि उसका वो काम है, वो धंधा है। तो बोलते तुम ऐसा कैसे मटन काट सकते, भाई उसको और कोई काम आता नहीं, उसका पेट भरना है तो उसको मटन काटना है। इस तरह से बिल्डर का धंधा कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी को उल्लू बना के उनसे से ज्यादा प्रॉफिट लेना, ये बिल्डर का धंधा है। वो अपने धंधे में अच्छा काम करता है, वो अच्छी बिजनेस करता है, तो उसको उसमें दोष देना बराबर नहीं है। लेकिन उसका प्लान उसको प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा कैसे मिले इसके लिए होता है। वो प्लान एकेडमिकली अच्छा होता है ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। तो बिल्डर का प्लान अच्छा है ऐसा जो बोलते हैं वो अपने दिमाग से निकाल दो। मैं पढ़ाता हूँ तो हर बिल्डर के प्लान को हम लोग एनालाइज करते हैं, और वो 3 पत्ती का खेल किसी को मालूम है, उसमें जो ब्लाइंड खेलते हैं वैसा उसका प्लान होता है, क्योंकि कौन रहने को आने वाला है उसको मालूम नहीं, उसको तो प्लान बस बनाना है, क्योंकि जिसके लिए बनाना है उसके साथ तो उसकी चर्चा कभी होनी नहीं है, क्योंकि खरीदने वाला कौन है वो उसको कहाँ पे मालूम। तो चारों तरफ कितना स्पेस छोड़ना है वो छोड़ के ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट करने के लिए कैसे प्लान बनाना है वैसे प्लान बनता है। तो वो प्लान अच्छा नहीं है, यानी बिल्डर का प्लान अच्छा है ऐसे जिसके दिमाग में है वो गलतफहमी निकाल दो, क्योंकि बिल्डर का प्लान कभी भी आपके लिए अच्छा नहीं होता। अब आगे बढ़ेंगे, बिल्डर की कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस और आईआईटी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी और हम लोगों ने 1000 बिल्डर ने बनाए हुए बिल्डिंग चेक किए, उसमें रिहैब और फ्री सेल की बिल्डिंग की क्वालिटी चेक की। 97.5% जगह में क्वालिटी वाज सी और C+ कैटेगरी। तो आपको जो चीज लगता है कि कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी अच्छी है, ये जरूरी नहीं कि वो कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी अच्छी हो। ज्यादातर तजुर्बा ये है कि कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी अच्छी नहीं है। आपसे अच्छी कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी जो सेलेबल एरिया है उसकी थोड़ी क्वालिटी अच्छी होती है, लेकिन ओरिजिनल रेसिडेंट्स की क्वालिटी अच्छी नहीं होती। और आपको क्वालिटी अच्छी है कि खराब है ये समझने की ताकत नहीं होती। आपने एक बार इरिवोकेबल पावर ऑफ अटर्नी और कंसेंट साइन कर दिया, फिर आप उसके खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकते। आप जो पीएमसी अपॉइंट करते हो तो उसकी जेब में ही बैठा रहता है ज़्यादातर करके, तो इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। तो क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन बिल्डर से अच्छी मिलेगी इसकी अपेक्षा जो रखते हैं वो अपनी गलतफहमी निकाल दे कि अच्छे क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन नहीं मिलता। और लास्ट गलतफहमी ये है कि बिल्डर वक्त पे आपको 3 साल बोलेगा तो 3 साल के अंदर आपको चाबी लाके दे देगा। ऐसा हिंदी फिल्म में भी नहीं होता और कहीं पे भी नहीं होता। मुझे 10 बिल्डर के नाम कोई लाके दे दे जिसने एग्रीमेंट किया है और एग्रीमेंट में जितने टाइम में घर बना के देने के लिए बोला है उतने टाइम में करके दिया है। ऐसे 10
बिल्डर के नाम पूरे बॉम्बे में कोई लाके दे दे, मैं कुछ भी हार जाऊँ, क्योंकि वो ऐसे होता ही नहीं। तो इसको टाइम देते हैं, कम से कम उससे दुगना टाइम होता ही होता है। आपके सिद्धार्थ नगर में 1, 2, 3, 4, 5 में जितने भी रीडेवलपमेंट हुए उसमें चेक करिए ना, जाके वहाँ के लोगों को पूछिए। सिद्धार्थ नंबर 3 में जाइए, सिद्धार्थ नगर नंबर 4 में पुलिस स्टेशन रोड पे जाइए, जितने भी बिल्डिंग रीडेवलपमेंट में गए पूछिए ना उनको कि कितने साल का एग्रीमेंट किया था, 2 साल 3 साल का, कितने साल बाद में घर मिला, 10 साल 15 साल। तो ये जब बिल्डर बोलता है 2 साल, वो किसी ने बोला व्हेन अ पॉलिटिशियन सेज यस इट मींस परहैप्स, व्हेन ही सेज परहैप्स इट मींस नो, इफ ही सेज नो then catch hold of him, he is not a politician, he is faking it. तो वैसे जो बिल्डर कहता है कि मैं 3 साल में आपको घर बना के दूंगा, और जो पीएमसी कहता है कि बिल्डर के पास आप जाएंगे तो 3 साल में घर मिलेगा, तो मैं समझता हूँ कि उल्लू बनाने की स्पर्धा में उनको गोल्ड मेडल आपको देना चाहिए, क्योंकि वो कभी वक्त पे नहीं होता। तो ये सारी गलतफहमियां हैं, और पूरे मुंबई में इतने लोगों ने बिल्डर के ऊपर भरोसा रख के आज रास्ते पे हैं। 1,25,922 फैमिलीज, यानी करीब करीब 6 लाख लोग किसी भी शहर में ऑल ओवर द वर्ल्ड ऐसे नहीं है कि जो बिल्डर के ऊपर विश्वास रख के आज रास्ते पे है। मुंबई में ये है, तो उसमें 137 लोगों की ये लिस्ट में 1,25,922 में और 137 के नाम ऐड करना नहीं चाहिए, ऐसा मुझे लगा। इसके लिए आज मैं यहाँ आपको समझाने चाहिए, कम से कम आपकी वो हालत ना हो जो औरों की होगी, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। अभी मैं सेल्फ रीडेवलपमेंट किस तरह से किया जाता है ये मैं समझाता हूँ। बिल्डर जिस कॉन्ट्रैक्टर से काम कराता है वैसे ही सेल्फ रीडेवलपमेंट कॉन्ट्रैक्टर से काम कराते हैं। बिल्डर जैसे आर्किटेक्ट से प्लान अप्रूव कराता है, वैसे सेल्फ रीडेवलपमेंट में आर्किटेक्ट से प्लान अप्रूव होता है। बिल्डर जिस फाइनेंसर से पैसा लेता है, वैसे ही सेल्फ डेवलपमेंट में फाइनेंसर से पैसा लिया जाता है। बिल्डर जिस तरह से एक्स्ट्रा एरिया की सेलिंग की स्ट्रेटेजी करते हैं, वैसे ही सेल्फ डेवलपमेंट में एक्स्ट्रा एरिया की सेलिंग की स्ट्रेटेजी होती है। सिर्फ फर्क इतना है कि बिल्डर अपनी मनमानी चलाता है, यहाँ पे सेल्फ रीडेवलपमेंट में 137 लोग साथ में बैठ के वो तय करेंगे कि किस तरह की क्वालिटी, किस क्वालिटी की छत बनेगी, किस क्वालिटी के टाइल्स लगेगी, किस क्वालिटी की स्लाइडिंग विंडोज रहेंगे, किस क्वालिटी के, ये सारे डिसीजन 137 लोग लेंगे, ना कि कोई बिल्डर। इसके लिए बिल्डर देता है उससे अच्छी क्वालिटी का प्लानिंग, बिल्डर देता है उससे अच्छी क्वालिटी का कंस्ट्रक्शन। बिल्डर वक्त पे कंस्ट्रक्शन नहीं देता, सेल्फ डेवलपमेंट में वक्त पे कंस्ट्रक्शन होता है। बिल्डर देता है उससे अच्छे क्वालिटी की एमिनिटीज आपको मिलेगी, और बिल्डर देता है उससे ज़्यादा कॉर्पस आपको मिलेगा। अब आप पूछेंगे कि ऐसा कहीं हुआ है क्या? हुआ है, मुंबई में हुआ है, आपके यहाँ से नज़दीक चारकोप में हुआ है, आपके यहाँ से गोरेगांव ईस्ट में हुआ है। बिल्डिंग पूरी हो चुकी है, लोग रहने के लिए आए हैं। 2-3 एग्जाम्पल सिर्फ मैं आपको देता हूँ, और बाद में आपके सवालों के कुछ जवाब, कुछ सवाल आपके एक साथ में रखे हुए हैं, वो सवालों के जवाब मैं पहले दूंगा, बाद में जिसको भी जो सवाल पूछने हैं और हर सवाल का जवाब दूंगा। चेंबूर में चित्रा सोसाइटी करके सोसाइटी है, 400 फुट उनका आज स्क्वायर फीट, 400 स्क्वायर फीट के घर में रहते हैं। ग्राउंड प्लस 2 स्टोरी की उनकी बिल्डिंगें हैं। उन्होंने
जो 79A के तहत पीएमसी अपॉइंट किया, बिल्डर शॉर्ट लिस्ट किए और सबसे ज्यादा कोट करने वाला बिल्डर 400 स्क्वायर फीट उनको है, 525 स्क्वायर फीट कारपेट एरिया और 2.5 लाख रुपीस कॉर्पस उनको देने को बिल्डर ने कहा। सब लोगों को लगा कि आखिर भगवान है और ऊपर से भगवान ने ये बिल्डर को ऐसा भेजा है कि 550 स्क्वायर फीट अपने को मिलेगा और 2.5 लाख रुपया कॉर्पस मिलेगा। उसमें से चित्रा सोसाइटी के एक मेंबर ने मुझे बुलाया, बोला आप हमको मार्गदर्शन करेंगे, हमारा तो बिल्डर से करीब हो चुका है लेकिन आप मार्गदर्शन करेंगे? बोला हाँ करूँगा। तो बोले हमको है हिम्मत आपके पास, हमको 550 स्क्वायर फीट दे रहा है बिल्डर, तो इससे ज्यादा कोई दे सकता है क्या पूरे बॉम्बे में? मैंने बोला मुझे कैलकुलेशन के लिए थोड़ा वक्त दो। मैंने कैलकुलेशन किया और उनको बोला कि मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से आपको 1000 या 1100 से कम नहीं मिलना चाहिए। बोले वो 550 बोल रहा है, आप 1100 बोल रहे हैं, डबल बोल रहे हैं। नहीं, ये मेरा कैलकुलेशन तो ये कहता है। तो बोला झूठ बोल रहे हैं आप। बोला अगर झूठ बोल रहे हैं तो झूठ बोल रहे हैं, मैं बिल्डिंग तो झूठा नहीं बना सकता हूँ, मैं आपको कैलकुलेशन समझा दूंगा। पहले माने नहीं, बाद में सब लोग मेरे साथ आए, डिस्कशन किया। आज उनकी बिल्डिंग पूरी हो चुकी है, सीसी भी मिल गया है, ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट भी मिला है, पानी का कनेक्शन अभी हो गया है, इलेक्ट्रिसिटी आ गई है। अभी खाली चीफ मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर के इनॉग्रेशन का टाइम नहीं मिल रहा है, इसके लिए रुके हुए। चित्रा सोसाइटी 56 माड़ा और अगले महीने में उनका इनॉग्रेशन होगा और उनको कॉर्पस 27 लाख रुपया पर फैमिली का। अब दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ, मुलुंड में पूर्वरंग सोसाइटी, अगेन 72 मेंबर्स और 405 स्क्वायर फीट। पीएमसी अपॉइंट हुआ, बिल्डर्स के टेंडर्स आए, 540 स्क्वायर फीट एरिया प्लस 4 लाख कॉर्पस का हाईएस्ट बिड आया। फिर मेरे पास आए, मैंने वैसे ही समझाया, वो मैंने जो बोला उस रास्ते पे गए। आज 18 माले नहीं, 21 माले में से 18 माला पूरा हो चुका है। 980 स्क्वायर फीट हर एक को मिल रहा है और 42 लाख रुपीस कॉर्पस पर। ताली मत बजाओ, अभी आपकी बारी है। हाँ, नहीं ऑफर हम नहीं देंगे, आपको हमको ऑफर देना है कि हम इतना, हमारा घर इतना, अभी कैलकुलेशन करते हैं कि आपके यहाँ आपकी कुंडली भी बनाते हैं ना, अभी आज ही बनाएंगे आपकी कुंडली, आपको मालूम पड़ेगा। मेरी बात होने दीजिए, फिर सबको सवाल पूछने का टाइम देता हूं मैं। तो अभी सबके सामने आपकी कुंडली बनेगी तो मालूम पड़ेगा ना, दूध का दूध पानी का पानी। अपने को वो झंझट नहीं चाहिए, जो चीज क्लियर कट कर सकते हैं, कह सकते हैं, वो क्लियर कट करना कहना ये अपना काम है। तो ऐसे चारकोप में भी सेम हुआ, 2 फ्लैट मिले, एक की जगह में 2 फ्लैट, वो भी माड़ा की कॉलोनी।
वो भी 102 मेंबर, बिल्डिंग पूरी हो गई, रहने के लिए आए। मुलुंड में शंभू निवास 85 फ्लैट्स, वहां पर भी यही। अभी पूरे बॉम्बे में 22 बिल्डिंग्स पूरी हो चुकी है, 45 बिल्डिंग्स में अप्रूवल मिला है। एक भी सेल्फ रीडेवलपमेंट की बिल्डिंग में एक भी मेंबर को एक पैसा अपनी जेब से डालना नहीं पड़ा। तो कोई झूठ बोलता है कि आप सेल्फ डेवलपमेंट में जाएंगे तो आपको इतना पैसा कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो मालूम है मिडिल क्लास है, महीने का 2000 रुपया मेंटेनेंस भरने के लिए रोने वाले लोग हैं, तो पहले ही बोल देने का कि 5 लाख रुपया देने का, तो सब भाग जाएंगे। आपको कोई पैसा कंट्रीब्यूट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ये चीज हो सकती है। और बिल्डर देता है उससे अच्छा प्लान, बिल्डर देता है उससे अच्छे क्वालिटी का कंस्ट्रक्शन, बिल्डर देता है उससे ज़्यादा एरिया, बिल्डर देता है उससे ज़्यादा कॉर्पस और टाइम सिर कंस्ट्रक्शन। लार्सन एंड टुब्रो जैसे कंपनी को बुला के उनसे कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। और ये सब करते हुए भी आपकी जमीन आपके नाम पे रहेगी। ये नहीं कि चारों तरफ पत्रा डाल के आप पावर ऑफ अटर्नी किसी और को देंगे, आपके घर सारे टूटेंगे और बाद में आपने घर की जगह में आने का तो कोई उधर वॉचमैन रहेगा, उसकी परमिशन लेने का, बोलेगा नहीं अभी टाइम नहीं, आने का नहीं। तो आपके जगह का पूरा पोजीशन आपके कब्जे में स्टार्ट टू एंड और आप लोग तय करेंगे, ये आप कर सकते हैं। अभी मैं कुछ नंबर्स आपके बिल्डिंग के आपके सामने रखूंगा। मेरे पास कुछ फिजिबिलिटी रिपोर्ट कुछ लोगों ने दी हुई है, उसको मैंने स्टडी किया और उसमें मैं अभी मेरी अपनी फिजिबिलिटी रिपोर्ट नहीं बना रहा हूं। जो फिजिबिलिटी रिपोर्ट 2022 की आप लोगों की है उसके अंदर खाली कुछ पॉइंट आपको सोचने के लिए दे रहा हूं, उसके अंदर ही आप समझ जाएंगे कि क्या है। ये आपके जिसके पास फिजिबिलिटी रिपोर्ट होगी वो फिजिबिलिटी रिपोर्ट को रेफर करें और जिसके पास नहीं होगी उसको मैं ये बोर्ड के ऊपर, बोर्ड है क्या आपके बोर्ड के ऊपर वो चीज डालने के लिए लगाता हूँ। 25 पेज का फिजिबिलिटी रिपोर्ट है, उसमें फाइनल पेजेस पे आएंगे और जो चीजें उसमें लिखी हुई है उन चीजों पे आएंगे। थोड़ा ज़्यादा कॉस्ट कैलकुलेशन पे आते हैं। कॉस्ट कैलकुलेशन में फंजिबल प्रीमियम 54 करोड़, ओपन स्पेस डेफिशिएंसी 45 crores, LUC charges 19.92 crores, CC compliance
7.73 करोड़। अब इस पे मुझे आपको समझाना है। 13 सितंबर 2019 डेट लिखिए, GR ऑफ 13 सितंबर 2019। 13 सितंबर 2019 पे गवर्नमेंट ने GR निकाला। उस GR में लिखा हुआ है कि सेल्फ डेवलपमेंट विल बी द प्रिफर्ड मोड ऑफ डेवलपमेंट and all the premiums under self redevelopment will be discounted at 50% of the normal rates। तो ये फंजिबल प्रीमियम 54 के जगह में शायद 30 हो जाएगा। इसमें 24 करोड़ का फर्क पड़ेगा। ओपन स्पेस डेफिशिएंसी 45 करोड़ के जगह में 25 करोड़ से ऊपर ओपन स्पेस डेफिशिएंसी हो ही नहीं सकता। एलयूसी सीसी कंप्लायंस के लिए 7 करोड़ क्या है मैं समझ नहीं पा रहा हूं। मेरे हिसाब से 2 करोड़ से ज्यादा वो खर्चा नहीं होगा। और एलयूसी चार्जेस तो गवर्नमेंट ने सेल्फ रीडेवलपमेंट के लिए टोटल माफ करने के लिए बोला है, एग्री किया है, वो GR में लिखा हुआ है। लेकिन उसमें अगर 50% भी लेंगे तो 19 करोड़ के जगह में ज्यादा से ज्यादा 5 या 6 करोड़ रुपया भरना पड़ेगा। तो कितना सेविंग होता है इसमें देखिए। $75 करोड़ इसके अंदर सेविंग होता है। ये खाली ये पोर्शन में 75 करोड़। अब डिवाइड 75 करोड़ बाय 137 तो हर एक के जिम्मे सेविंग कम से कम 50 लाख रुपया खाली ये ग्राउंड पे सेविंग होता है। अभी मैं आगे जाता हूं, खाली इतने पे नहीं, खाली ये अलग है। कॉस्ट कैलकुलेशन में ये लिखा है एवरेज कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 50% एरिया मोर रिहैब एंड सेल। क्यों भाई 50% एरिया मोर क्यों डाल रहे हैं रिहैब और सेल के? हाँ, त्यांचं असं म्हणणं आहे की जेवढा तुमचा एरिया आहे, आता समजा तुमचा एरिया 10 लाख फुटाचा आहे तर कन्स्ट्रक्शनची कॉस्ट 15 लाख फुटावर लावतात का? हा तेच मी सांगतो, त्या 15 लाख फूट येत नाही। मग त्याच्यात 50 कोटीचा फरक पडतो। ते मी म्हणालात तर नाही आहे तेवढा 50 कोटीचा फरक पडतो। सो अडीचशे कोटी 299 कोटी कन्स्ट्रक्शनची कॉस्ट आहे। मी स्वतः वर्कआउट केलेलं आहे। याच्यात ओव्हर एस्टिमेशन आहे। कमीत कमी थांबा नंतर बोला, मी बोलल्यानंतर तुम्हाला वेळ देऊ, नाहीतर तुम्ही येऊन इथे बोला आणि तुम्ही भाषण करा। नंतर बोला, तुम्हाला नंतर बोलायला वेळ देतोय। आपको बोलने का मौका मिलेगा। नहीं वो कैलकुलेशन समझता नहीं, गणित कच्चा है। 299 करोडच्या ठिकाणी 50 कोटी सेविंग करता येणं शक्य आहे। कन्सल्टंट एंड पीएमसी कॉस्ट 16 कोटी।
चांगलं आहे बाबा, तुम्हाला पीएमसीला 16 कोटी देत आहे, म्हणजे 137 भागिले 16 कोटी म्हणजे प्रत्येकाच्या वाट्याला किती आहे म्हणजे बघा तुम्ही, पीएमसीला किती फी तुम्ही देताय. तुमचं चांगलं आहे, म्हणजे 137 भागिले 16 कोटी भागिले 137 म्हणजे प्रत्येक जण पीएमसीला किती पेमेंट करतात? 12 लाख रुपये साधारणपणे तुम्ही पीएमसीला प्रत्येक घरामागे देताय. आनंद आहे, म्हणजे चांगली गोष्ट आहे. असंच हरिश्चंद्राचा अवलाद व्हावा आणि जास्तीत जास्त पैसे पीएमसीला तुम्ही द्यावे ही अपेक्षा, ही इच्छा आहे. पण एवढं देण्याची आवश्यकता नाही, एवढंच मी सांगतोय. कमी देखील करता येतं आणि चांगल्यातले चांगले पीएमसी याच्यापेक्षा कमी दरामध्ये देखील करून देतात. त्यानंतर स्टॅम्प ड्युटी 13 सप्टेंबर 2019च्या GR मध्ये स्टॅम्प ड्युटी सेल्फ रिडेव्हलपमेंटला 13 सितंबर 1919 में स्टैम्प ड्यूटी 13 सितंबर 1919 में जो GR निकला है उसमें क्लियर मेंशन किया है कि बिल्डर की योजना में अगर आप नहीं जाएं और सेल्फ डेवलपमेंट की योजना में आप जाए तो आपको स्टैम्प ड्यूटी कम होगी और 50% उसमें डिस्काउंट मिलेगी. तो ये 15.5 करोड़ की जो आप स्टैम्प ड्यूटी देते हैं उसमें अगर 5 करोड़ भी बचा तो मैं समझता हूँ 5 करोड़ 137 में डिवाइड किया तो भी 4-4 लाख रुपया एक एक आदमी का बच जाता है. आगे माड़ा अदर कॉस्ट, मेरे हिसाब से अदर कॉस्ट क्या होता है मुझे समझ में नहीं आता है. आप लोगों ने क्या ये पढ़ा? अदर कॉस्ट यानी ब्राइब का पैसा आपसे अगर वो लेना चाहते हैं तो ब्राइब देना और लेना कानूनन जुर्म है. लेने वाले को 4 साल का जेल है, देने वाले को भी 3 साल का इमीडिएट जेल है. तो जनरल बॉडी में अगर आप ये मंजूर करेंगे कि अदर चार्जेस माड़ा को आप दे रहे हैं, मतलब अदर कॉस्ट 7.68 करोड़ माड़ा को और अदर कॉस्ट एमसीजीएम बीएमसी को 7.73 करोड़ यानी 16 करोड़ रुपया आप अपने सिद्धार्थ नगर नंबर 5 के प्रोजेक्ट में ब्राइब के लिए मंजूर कर रहे हैं. ये क्या किसी ने आपको बोला है क्या? अगर आप मंजूर करना चाहते हैं जरूर करो, कोई मेरा पेट में कोई दर्द नहीं होता है. आप अगर ब्राइब देंगे और ज्यादा दो, 16 करोड़ नहीं 20 करोड़ दो. आप हरिश्चंद्र के बाद में आप ही जिंदा हुए हैं इस धरती के ऊपर, तो पीएमसी को भी 16 करोड़ दो और ब्राइब में भी 16 करोड़ दो. मुझे कोई अर्जा नहीं है. मुझे सिर्फ आपको ये बताने का मेरा फर्ज बनता है कि ये इतना पैसा इसकी जरूरत नहीं होती है. सेल्फ डेवलपमेंट में किसी भी प्रोजेक्ट में हम लोग ब्राइब को नहीं रखते हैं, अंडर द टेबल का पैसा नहीं रखते हैं. हम लोग जो लाइजॉन आर्किटेक्ट है, जो पीएमसी है, उसकी फी देते हैं और उस फी में उसको 5-10 करोड़ की फी है. उसको अगर उसके अंदर से कुछ निकाल के किसको देना है अप्रूव करने को तो वो अपनी फी से निकाल के दे दे. हमको कोई उसके लिए हम अलग बजट करके अलग अप्रूवल नहीं करते हैं हमारी स्कीम्स में, और आपको भी वो नहीं करना चाहिए ये मुझे लगता है. और नहीं करना चाहिए इसलिए ही सिर्फ नहीं कि वो गलत है, इसलिए कि ये कानूनन जुर्म है. Approving bribes in a general body meeting can be construed to be infringement of law and can be penalized by imprisonment, both taker and giver. तो ये मैंने सोचा कि ये आपके सामने रखूं. तो ये
ये सारे अगर अच्छा इंटरेस्ट कॉस्ट एट 33% इन्वेस्टमेंट फॉर टोटल 3 years, ये गलत है। अगर आप लोन भी लिए तो जैसे जैसे आपको बुकिंग आना शुरू हो जाएगी, देखिए लोन किसके लिए चाहिए, आईओडी मिलने तक। आईओडी मिलने के बाद में आप लोग बुकिंग लेने का हक बनता है। आईओडी लेने तक आप अपने घर को छोड़ते नहीं है, आप अपने घर में ही रहेंगे, एक ईंट भी हिलाएंगे नहीं। पहले आईओडी आएगी, आईओडी आने के बाद में आप बुकिंग लेंगे। जब आपको तसल्ली होगी कि बुकिंग में से अपना पूरा पैसा निकल रहा है, जब ही आप अपना घर खाली करेंगे, तब तक कोई आदमी अपना घर खाली नहीं करेगा। ये सेल्फ डेवलपमेंट है। अपने को पत्राचाल जैसा नहीं बनना है, इसके लिए ये अपने को करना बहुत जरूरी है। तो ये सारे मिलके कितने पैसे अपन बचाएंगे? मिनिमम अपवर्ड्स ऑफ 100 करोड़, 100 to 125 करोड़ आप ही के। मैंने कोई कैलकुलेशन नहीं किया है, जो आपके 2022 का जो कैलकुलेशंस आपने मुझे दिया है, उसके अंदर ही मैं ये बोल रहा हूँ। इसको ठीक से स्क्रूटिनाइज करने से 100 से 125 करोड़ रुपया आपका बचता है। उसमें से कुछ कॉर्पस के लिए रखेंगे और कुछ एरिया के लिए रखेंगे, तो कम से कम 300 से 350 स्क्वायर फीट एक्स्ट्रा एरिया आपको मिलेगी। जितना आज बिल्डर ऑफर करता है उसके ऊपर, और कॉर्पस भी जितना बिल्डर देता है उससे करीब करीब डबल आपको मिल सकता है अगर आप सेल्फ डेवलपमेंट में आएंगे। इन शॉर्ट, जो प्रॉफिट आपको लूट के बिल्डर लेके जा रहा है, वो प्रॉफिट आप लोग 137 में डिवाइड होगा। तो ये आपकी कुंडली है। अभी आप, चॉइस इज योर्स। आपको अगर आदमी की तरह जीना है तो सेल्फ डेवलपमेंट हो जाइए। आपको अगर भगवान होना है तो राजा हरिश्चंद्र बन जाइए और बिल्डर को सब लूटने के लिए परमिशन दीजिए, मुझे कोई अर्थ नहीं। आप अगर बिल्डर के पास जाते हैं और पूरा आपकी लूट होती है तो मेरा कुछ घर से जाता नहीं है। और आप अगर सेल्फ डेवलपमेंट में जाते हैं और आपको ज्यादा एरिया मिलता है, ज्यादा पैसा मिलता है, तो मेरा कुछ प्रॉफिट नहीं होता है। अगर प्रॉफिट हुआ तो आपका होगा, अगर लॉस होगा तो आपका होगा। आपको खुद का लॉस कराना है कि प्रॉफिट कराना है, वो आप तय करिए। मैं सिर्फ आपके आंख खोलने के लिए, देखो जो सोया हुआ उसको जगाया जा सकता है, जो सोने का नाटक कर रहा है उसको जगाने का कोशिश करके फायदा नहीं। तो मैं हर चीज आपको समझाने की कोशिश इसलिए किया हूँ क्योंकि मुंबई में इतने 5800 सोसाइटीज को ठगा गया है और लोगों के साथ चीटिंग हुई है। लोग अपने घर खो बैठे हैं। आप भी अपना घर खोइए मत। दूसरा ऑप्शन आपके पास है जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा एरिया, ज्यादा से ज्यादा कॉर्पस, अच्छा कंस्ट्रक्शन, अच्छा प्लान, सब कुछ कर सकते हैं। थोड़ी मेहनत मुझे भी लेनी पड़ेगी, आपको भी लेनी पड़ेगी, थोड़ी मेहनत हम लोग लेंगे। जिंदगी भर नौकरी करके प्रोविडेंट फंड और ग्रेच्युटी भी 25-30 लाख से ऊपर नहीं मिलता। यहाँ पे अपने बिल्डिंग के ऊपर साल भर थोड़ी मेहनत करो तो जिंदगी भर मेहनत करके जितना प्रोविडेंट फंड और ग्रेच्युटी मिलेगा उससे ज्यादा बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं। तो आप अगर करने के लिए तैयार है तो मैं आपको मदद करने के लिए तैयार हूँ। मेरी कोई फीस नहीं है, अबाउट द टेबल नहीं है, अंडर द टेबल। मेरी कोई आपसे अपेक्षा नहीं कि मेरा बोर्ड उधर लगाए, मेरा फोटो लगाए कि चंद्रशेखर प्रभु। मेरे को मेरा नाम भी आप लेने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ सेल्फ डेवलपमेंट में जाइए और अच्छी तरह से अच्छा घर बनाइए। जो भी मेरे से मदद की जरूरत होगी, अगर जरूरत है तो मेरे पास आइए। मैं जितनी मदद मेरे से हो सकती है करने के लिए तैयार हूँ। जब भी आपको मदद लगेगी मैं करने के लिए तैयार हूँ। मुझे आपसे कोई अपेक्षा नहीं है,
सिर्फ ये सेटिस्फेक्शन है कि मिडिल क्लास के लोगों को अपने पैरों पे खड़ा रहने के लिए मैंने सिखाया। जो अपंग की तरह बिल्डर के पीछे जा रहे थे, उनको अपने पैरों पे खड़ा रह के खुद की स्कीम खुद करने के लिए मैंने कुछ मार्गदर्शन किया। बिल्डिंग आप घर में महिलाएं तो बोल सकती है, आप मिक्सर ग्राइंडर खरीदने जाएंगे तो क्या पूछते हैं वहाँ पे, कितनी साल का गारंटी है। आप बल्ब खरीदने जाएं तो क्या पूछते हैं, कितनी साल का गारंटी है। आप फैन खरीदने जाएंगे तो क्या पूछते हैं, कितनी साल का गारंटी है। आपने बिल्डर के टेंडर में लिखा है क्या कि आपकी बिल्डिंग को कितनी साल का गारंटी? क्यों नहीं लिखा? क्योंकि वो बड़ा आदमी है, वो पैसे वाला आदमी है, उससे मैं कैसे पूछूं कि कितनी साल का गारंटी। सेल्फ डेवलपमेंट में स्ट्रक्चरल गारंटी ऑफ 40 years विल बी इन द टेंडर। ऑल द टेंडर, जितने भी टेंडर अभी सेल्फ डेवलपमेंट के पास होते हैं, उसमें स्ट्रक्चरल गारंटी 40 to 60 years की गारंटी इन राइटिंग लेते हैं। स्ट्रक्चरल डिफेक्ट होता है तो वो रिपेयर करने का काम वो करते हैं। तो ये पूरी तरह से खुद के लिए खुद ने बनाई, खुद को प्रॉफिट देने के लिए, और अच्छी स्कीम आप कर सकते हैं। अगर आप करेंगे तो मैं आपको मदद करने के लिए तैयार हूँ। अभी आपके क्वेश्चंस क्या आपने निकाले हैं? हेलो, हम लोग क्या कर रहे हैं कि क्वेश्चन राउंड, ओपन राउंड भी होगा जहाँ पे सबको डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछने का भी मौका मिलेगा। लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी हम लोग देंगे जो भी रिटर्न क्वेश्चंस आए हैं, ये रिटर्न क्वेश्चंस पढ़ने के बाद एक ओपन क्वेश्चन राउंड होगा। सो विल स्टार्ट विद द क्वेश्चंस मोस्टली इंग्लिश में है, तो सर आई विल रीड आउट इन इंग्लिश इफ पॉसिबल। आप अगर हिंदी में आंसर करेंगे तो बेटर रहेगा। ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम तेजस। इज अभी आपने जो पीएमसी का एलिजिबिलिटी कैलकुलेशन बताया, नाउ दिस आर डॉक्यूमेंट्स विच आर गिवन बाय पीएमसी, राइट? सो अगर हमें उसमें कुछ खोट दिखता है तो हु कैन वी अप्रोच एंड से दैट व्हाई दिस रॉन्ग कैलकुलेशन इज गिवन? नहीं, अगर जनरल बॉडी को ये लगता है कि ये कैलकुलेशंस को रिविजिट करना चाहिए तो इन कैलकुलेशन के बारे में डिस्कशन आप कर सकते हैं और इन कैलकुलेशंस को रिविजिट करना है। बेसिकली देखिए, बीमारी निकालना है तो रास्ता बदलना पड़ेगा। बिल्डर के चंगुल से निकल के सेल्फ डेवलपमेंट में आने से ही ये सब चीजें चेंज हो जाएगी। आपको अगर उसी पीएमसी से सेल्फ डेवलपमेंट करा लेना होगा तो उसको कहना होगा हम डिसाइड करेंगे क्या नंबर्स होंगे। 50% एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन के लिए हम देने के लिए तैयार नहीं है। आप इंडिविजुअल बिल्डिंग का कितना एरिया बोलिए, स्टेयरकेस का कितना बोलिए, कॉमन पैसेजेस का कितना बोलिए, उसका बजट अलग बनाइए। कार पार्किंग और पोडियम का कितना बोलिए, उसका बजट अलग बनाइए और उसके सारे कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट वर्कआउट करिए। 299 करोड़ के जगह में 240 करोड़ के ऊपर नहीं जाएगा, आंकड़ा मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। तो ये इस तरह से बैठ के उनके साथ कर सकते हैं। लेकिन अगर सेल्फ डेवलपमेंट में जाने का आपने तय किया तो अगर आपको बिल्डर के पास जाना है तो भाई बिल्डर चोर का भाई घंटी चोर, तो बिल्डर के पास जाना है तो फिर बात अलग है। तो फिर वो मुझे उसके सवाल पूछ के फायदा नहीं है। मैं तो सेल्फ डेवलपमेंट के लिए आया हूँ और सेल्फ डेवलपमेंट के लिए मदद करना चाहता हूँ। आप मेरे से सेल्फ डेवलपमेंट के लिए जितने भी सवाल पूछने हैं उतने पूछ सकते हैं। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम नूरी। इज ऐसा माना जाता है कि सेल्फ रिडेवलपमेंट छोटे प्रोजेक्ट्स के लिए फिजिबल है, लेकिन बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टी आती है। तो इसके ऊपर सर आप कुछ क्लैरिफिकेशन दे सकते हैं क्या? 100 से ज़्यादा मेंबर्स के प्रोजेक्ट्स सेल्फ डेवलपमेंट में हो चुके हैं, बिल्डिंग भी हो चुके हैं, लोग रहने के लिए आए। अभी बॉम्बे सेंट्रल की नवजीवन सोसाइटी में
मेंबर्स की सोसाइटी में सेल्फ डेवलपमेंट का रेजोल्यूशन पास हुआ। चारकोप में जो माथाड़ी कामगारों की सोसाइटी है 2335 मेंबर की, उसमें सेल्फ डेवलपमेंट का रेजोल्यूशन पास हुआ। तो हर जगह में हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि छोटे में होता है बड़े में नहीं होता है। छोटे में हो सकता है तो बड़े में क्यों नहीं हो सकता? वो क्या छोटे का और बड़े का नहीं है, वो छोटे में जो भी हो सकता है वो बड़े में भी हो सकता है। फॉर्मूला वो है, सैम्पलिंग वो है। उल्टा बड़े में ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि ज़्यादा स्क्वायर फीट होगा तो लार्सन एंड टुब्रो जैसी कंपनीज आएंगी। छोटे प्रोजेक्ट्स में बड़ी कंपनीज कंस्ट्रक्शन की शायद नहीं आ सकती है, जैसे अहलूवालिया कंस्ट्रक्शन है, लार्सन एंड टुब्रो है, सैमसंग है, गैमन है, या इजराइल की मेशुल्लम लिविंगस्टन है। ऐसे कंपनीज, बड़े कंपनीज आपके प्रोजेक्ट में आ सकती है जो छोटे प्रोजेक्ट में नहीं आती। छोटे प्रोजेक्ट से बड़ा प्रोजेक्ट करना मुश्किल नहीं, ज़्यादा आसान है। The next question is from Sandeep. That's me. जब भी हम बिल्डर रीडेवलपमेंट के बारे में बोलते हैं तो सब लोग बोलते हैं कि एटलीस्ट लायबिलिटी बिल्डर के ऊपर है। तो अगर सेल्फ रीडेवलपमेंट में जाते हैं तो ये पूरा जो लायबिलिटी है कि इफ एवरीथिंग डजंट गो वेल, तो ये लायबिलिटी किसके ऊपर आती है? अगर डिले होता है या प्रोजेक्ट अटक जाता है तो हु ओन्स द लायबिलिटी इन द सेल्फ रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट? नहीं, पहले तो आपका पहला स्टेटमेंट ही रॉन्ग है कि बिल्डर के रीडेवलपमेंट में लायबिलिटी बिल्डर के पास पूरी तरह से जाती है। रॉन्ग। बिल्डर पूरी लायबिलिटी कभी नहीं लेता। बिल्डर इज ओनली योर पावर ऑफ अटर्नी, ओनर इज योर सोसाइटी, so liability is always on the owner, not on the power of attorney, please understand. So बिल्डर के पास जाने के बाद भी liability is always on the owner, not on the power of attorney, unless he says all liabilities including legal liability I am willing to take and I am indemnifying you of all the liability. That no builder is willing to do. Liability is always on you. उसमें भी आप ओनर है, इसमें भी आप ओनर है। ओनर है तो घर में, अपने घर में काम बनता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप बिल्डर के पास जाए तो भी आपकी है, आप सेल्फ में जाते हैं तो भी आपकी है। किसी में ज्यादा आपकी नहीं होती, किसी में कम आपकी नहीं होती। लायबिलिटी इज ऑलवेज, द ओनर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग। इवन इफ द पावर ऑफ अटर्नी इज द बिल्डर, ही कैन रेज हिज हैंड्स एंड ही सेज इट इज द ओनर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। सर जस्ट कनेक्टिंग उसके ऊपर, लेकिन हम लोग बोल रहे हैं कि जो सेलेबल कंपोनेंट्स है जो बिल्डर सेल कर रहे हैं उसकी लायबिलिटी भी नहीं। सेलेबल कंपोनेंट को एक भी आदमी घर से बाहर निकलने से पहले, जब तक सेलेबल कंपोनेंट अपना बेचने की गारंटी नहीं होती, तब तक 137 में एक भी आदमी अपना घर खाली नहीं करेगा। सेल्फ रीडेवलपमेंट में अपने आईओडी आने के बाद में बुकिंग ली जाएगी। जब आपको बुकिंग की गारंटी होगी, गारंटी होने के बाद में ही आप जाएंगे। अगर आपकी बुकिंग नहीं हुई, अगर आपकी बुकिंग नहीं हुई तो अंडरराइटर्स को बुलाया जाएगा और अंडरराइटर्स एडवांस में जितना भी बेचने का एरिया है, 2 लाख है, 4 लाख है, 5 लाख है, आपको एक फिक्स्ड अमाउंट पे एडवांस में खरीदेंगे और उनके साथ एग्रीमेंट किए बगैर कोई अपना घर छोड़ेगा नहीं। यांचे प्रश्न उद्या मग तुम्ही विचारा। हाँ, विचारा ना, विचारा ना, विचारा ना। तो डिस्काउंट मध्ये घेणार आपल्याकडे जे घेणार ते, मग त्याचा आपल्या प्रॉफिटवर किती इफेक्ट पडतो? प्रॉफिटवर इफेक्ट पडणार, पण आज जे तुम्हाला प्रॉफिट
दाखवलंय बिल्डरनी, जे कॉर्पस दाखवलंय त्याच्यापेक्षा जास्त मिळणार. आजने जे बिल्डरने तुम्हाला एरिया दिलाय त्याच्यापेक्षा जास्त मिळणार. ही जबाबदारी कोण घेणार, कमिटी की एव्हरी टॅनल? उद्या कमिटी अपोज करणार, 12 मधले 10 कमिटी मेंबर अपोज राहणार, मग ती जबाबदारी कोण, इंडिव्हिज्युअल घेणार? एटीएम मध्ये अप्रूव्ह घ्यायला लागेल, काय प्रोसिजर सिस्टम काय? हे बघा, कमिटी अपोज करण्याचं कारण नाही. आजपर्यंत कमिटीला वेगळा मार्ग आहे याविषयी माहिती नसावी असं आपण समजून चालू. आज त्यांना आपण सगळ्यांच्या समोर हा वेगळा मार्ग देत आहोत. त्यानंतर त्यांना विचार विनिमय करायला वेळ द्यावा. गरज असेल तर कमिटीने जेव्हा मला बोलवतील तेव्हा मी येऊन कमिटीच्या समोर या सर्व गोष्टी समजावून सांगेन. कमिटीचे जितके प्रश्न असतील सर्व प्रश्नांची मी उत्तरं देईन. आणि मला खात्री आहे की कमिटीलाही सगळ्यांचं भलं जर हवं असेल तर जे मी सांगतोय त्या पद्धतीनं कमिटी तयार होईल. तुम्ही त्याची काळजी करू नका. तुम्ही फक्त आज जमलेल्या सर्व लोकांनी कमिटीला सांगा की वेगळा विचार करण्याची तयारी ठेवा आणि चर्चेला नको म्हणू नका की सगळं संपलंय असं नाही. शेवटी आम्ही याच्यातले जबाबदार माणसं आहोत आणि आपण सगळे मिळून एकत्रितपणे काहीतरी करू. आतापर्यंत किती मोठ्या सेल्फ डेव्हलप झाल्या कॉलनी मुंबईतल्या, आणि डेव्हलप किती झाल्या? कम्पेअर डेव्हलप सेल्फ डेव्हलपमेंट किती सक्सेस झाल्या? 20 बिल्डिंग पूर्ण झाल्या आहे एवढ्या वर्षात, 20 वर्षात. एवढ्या वर्षात नाही. आता मुंबई बँकेने कर्ज द्यायला सुरू होऊन फक्त 2.5 वर्ष झाली. मुंबईमध्ये जर तुम्हाला सांगायचं असेल, तुमच्या माहिती करता सांगतो, 1915ला पहिली सेल्फ डेव्हलपमेंट उभी राहिली. 1915ला. आणि 1915 ते 1970 मध्ये पर्यंत 80% मुंबई ही सेल्फ डेव्हलपमेंट. बिल्डर नावाचा प्राणी मुंबईत अस्तित्वातच नव्हता. त्यामुळे मुंबई ही अस्तित्वात आली सेल्फ डेव्हलपमेंट मध्येच. फक्त लोकांना माहित नाही. सर लिमिट किती आहे लोनचं? किती बँक किती लोन देऊ शकते आपल्याला? तुम्हाला तुमच्या प्रोजेक्टला जितकं लोन पाहिजे तितकं लोन बँकेकडून मिळू शकतं. 700 करोड प्रोजेक्ट कॉस्ट आहे, 700 करोड बँक 700 करोडची आवश्यकताच नाही. तुमच्या पीएमसीनी 33% म्हणजे 125 कोटीच मागितलेले आहेत लोन. जितके लोन तुम्हाला पाहिजे तितकं लोन बँकेकडून मिळू शकतं. आपण जर सेल्फ डेव्हलपमेंट केलो, आपल्याला 1 रुपया काढायला नको. एकही रुपया काढण्याची गरज नाही. तर एक प्रश्न आहे की आपण ज्या सोसायट्या सांगितल्या चित्रा, पूर्वरंग वगैरे चारकोपच्या, ते किती वर्षात प्रोजेक्ट कम्प्लीट झाले सर? 2-2 वर्ष. नेक्स्ट क्वेश्चन ज्यांनी नाव नाही दिलंय त्याचा क्वेश्चन असा आहे की असं बोलतात की सेल्फ रिडेव्हलपमेंटला जायला 51% मॅन्डेट पाहिजे, पण फायनान्स करायचं असेल बँकेतून तर 100% लोकांची कन्सेंट लागते, तेव्हाच कुठचीही बँक फायनान्स करते. तर याविषयी तुम्ही काही? चुकीचं आहे. मुंबई बँकेने फायनान्स करण्यासाठी 100%ची अट टाकली होती. त्याला 3 वर्ष झाली. ती अट आता शिथिल झालेली आहे आणि मुंबई बँक केस टू केस बघताय. जर जास्तीत जास्त लोक, जर मेजॉरिटीने 51% तुमचं जर प्रोजेक्ट मंजूर झालं तर मुंबई बँक असो, स्टेट बँक असो, बँक ऑफ बरोडा असो, सेंट्रल बँक असो किंवा NBFCs असो, यांच्याकडून फायनान्सिंगची. हे बघा, तुम्ही तुमच्या घरी आहात ना, जर तुम्हाला फायनान्स मिळालं तरच सेल्फ डेव्हलपमेंट मध्ये जा, नाही मिळालं तर नका जाऊ. तुम्हाला काही घरातून कोण बाहेर काढायला सांगत. नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द सेम पर्सन इज, आम्ही सगळे EWS कॅटेगरीमध्ये आहे असं दिलं आहे. त्याच्यात असं आहे की EWS कॅटेगरीमध्ये मॅक्स एरिया परमिसिबल असं काही आहे का? नाही, अजिबात काही नाही. घाटकोपरच्या पंतनगर मध्ये 180 स्क्वेअर फीटच्या लोकांना सेल्फ डेव्हलपमेंट मध्ये 980 स्क्वेअर फीट मिळालेलं आहे. त्यामुळे असं काही नाही. फक्त तुम्ही शेअरिंग करताना एलिजिबिलिटीचा विषय आहे. तुम्हीच मालक,
तुम्हीच बिल्डर असताना तुम्ही स्वतःला किती द्यावे हे तुम्ही ठरवणार, कोणी बाहेरचा माणूस ठरवणार नाही. हे सगळ्यांना घरच हवंय. The next, Whether you want to be businessman or not, what you can get the most. घरामध्ये तुम्ही बाहेर तुम्हाला काय व्हायचंय हे जनरल बॉडी ठरवेल ना. मुंबई बँकेचा आधी 12.5% होता, तो नंतर 12% झाला, नंतर 11.5%. आता गव्हर्नमेंटने अनाऊन्स केलंय 3 दिवसापूर्वी की इंटरेस्ट रेटचे 4% गव्हर्नमेंट भरणार सेल्फ रिडेव्हलपमेंटला, फक्त बिल्डरच्या याला नाही. त्यामुळे जर 12% बँकेला दिलं त्यातले 4% गव्हर्नमेंट भरणार, त्यामुळे सोसायटीला फक्त 8% मिळेल. जी हा. the next question is from Mr. Ramesh Patwardhan, 10/94. Is it necessary to mortgage the society with the bank and will everybody be ready for this? याच्यामध्ये सेल्फ रिडेव्हलपमेंट मध्ये आपली घरं मॉर्गेज होत नाही. 137 घरं मॉर्गेज होत नाही. सेलेबल जे फ्लॅट्स आहेत ते केवळ मॉर्गेज होतात. नेक्स्ट एक क्वेश्चन असा आहे त्याच सरांकडून की इज इट ट्रू दॅट एव्हरी मेंबर हॅज टू पे ₹15 or 20 lakhs बिफोर गेटिंग IOD? आय थिंक सर हॅज ऑलरेडी. एकाही मेंबरला एकही पैसा देण्याची गरज नाही. The third question is, because we are on lease and आमची लीज मोस्टली 2023 ला संपणार आहे, will it create difficulty for म्हाडा रिडेव्हलपमेंट? नाही नाही, म्हाडाने आतापर्यंत कोणाची लीज टर्मिनेट केलेली नाही. सर प्लीज प्लीज सबको आपको सबसे पहला बोलने का मौका मिलेगा. प्लीज नहीं कोई बाहर मत जाओ सर. रुको ना प्लीज, रुको ना. yes ठीक है. या ऐसा है कि बिकॉज हमारे सोसाइटी की लीज 2023 में खत्म होने वाली है. म्हाडा ने अभी तक किसी भी सोसाइटी की लीज जो खत्म हुई है उसको रिन्यू नहीं किया, ऐसा हुआ नहीं है. हर सोसाइटी की लीज म्हाडा को रिन्यू करनी ही पड़ती है और उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही. उसका डर इस्लाम खतरे में, ऐसा डर बता के कि लीज खत्म हो रही है, लीज, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता. मैं म्हाडा का अध्यक्ष था, मैं आपको जवाबदारी से बोल रहा हूँ कि म्हाडा किसी की भी लीज खत्म जो होती है वो रिन्यू ही करती है. उसका कुछ आउटरेट पे दे सकती है म्हाडा? नहीं, आउटरेट पे नहीं दे सकती है, लीज पे ही देगी, लीज एक्सटेंड होगा. The next question is from Asha and Anju Suri. Will MHADA allow redevelopment under high tension wire? So, sir, हाँ. हाई टेंशन वायर का रीडेवलपमेंट के साथ कोई लेना देना नहीं है. म्हाडा आपको आपकी जगह पे रीडेवलपमेंट की परमिशन देगी. हाई टेंशन वायर के लिए 3 सॉल्यूशंस है. एक सॉल्यूशन तो अपना प्लानिंग ऐसा करने का कि हाई टेंशन के पोर्शन में 10 मीटर्स की स्ट्रिप को गार्डन बनाने का हाई टेंशन के नीचे, और बचे हुए जगह पे बिल्डिंग बनाने का. ऐसा और जगह में बनाए हुए हैं. ये एक सॉल्यूशन है. दूसरा सॉल्यूशन ये है कि कंपोजिट टावर ज़्यादा से ज़्यादा हाइट का करने का, जिससे हाई टेंशन को हम लोग टच ही नहीं करते. 35 स्टोरीज 40 स्टोरीज ऐसे बिल्डिंग बनाने का, जिससे हाई टेंशन का कोई सवाल नहीं है. थर्ड सिचुएशन ये है कि हाई टेंशन के वायर को हमारे पोर्शन में उसको अंडरग्राउंड करने का, उसका जो 1.5 करोड़ या 2 करोड़ रुपया अंडरग्राउंड करने का जो खर्चा है वो अपने प्रोजेक्ट कॉस्ट को ऐड करेंगे. टू दैट एक्सटेंट अपना थोड़ा कॉर्पस कम हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन
फिर भी आज जो बिल्डर बोल रहा है कि कॉर्पस देगा, उससे ज्यादा कॉर्पस आज जो बिल्डर आपको कह रहा है उस जितना एरिया देगा उससे ज्यादा एरिया मिलेगा। आज जो प्लानिंग बोल रहा है उससे अच्छा प्लान मिलेगा। आज जो कॉर्पस बोल रहा है उससे ज्यादा कॉर्पस मिलेगा। The next question is little bit technical. As per MHADA lease deed, our plot is approximately 6,076 square meters. But as per MHADA layout, it is approximately 9,100 square meter. So because of this difference, what is the procedure that is typically followed? No. The procedure that is typically followed is that you get the pro rata which is extra, which is already given to you at 80 meters per family. So you will get the pro rata. Whatever जितनी भी जगह आपके कब्जे में है उसका FSI आपको मिलेगा। चाहे आप सेल्फ डेवलपमेंट में गए तो भी वही कानून है, चाहे आप बिल्डर के पास गए तो भी वही कानून है। ऐसा नहीं होता है कि बिल्डर के पास गया तो कानून बदल जाता है, जमीन अलग हो जाती है, और सेल्फ डेवलपमेंट में गए तो अलग हो जाता है। ये कानून दोनों के लिए एक ही है। The next question is little bit tricky. We know your answer, sir, but ऐसा है कि is there a middle ground where neither builder neither self can there be a joint venture with builder? वो ना हम नर ना हम नारी, हम है ये जो न यहाँ न वहाँ जाते हैं वो बीच में ही लटकते हैं। आपको बीच में लटकना नहीं है, और या तो आप तय करिए बिल्डर के पास जाना है तो राजा हरिश्चंद्र की औलाद बनिए और सारा बिल्डर को लूटने के लिए दीजिए, और अगर नहीं जाना है तो सेल्फ डेवलपमेंट में जाइए, सारा प्रॉफिट खुद के पास रखिए। वो आप तय करिए, उसके दोनों के बीच वाला तीसरा रास्ता निकालेंगे तो खड्डे में गिर जाएगा। सर हमें एक प्रपोजल आया था, ये प्रोजेक्ट जॉइंट वेंचर के लिए आपको 3 करोड़ मिलेगा प्लस 1 फ्लैट मिलेगा, ये हो सकता है क्या? पॉसिबल है? पहले ये सवाल The next one is from Mr. Dharmendra Gohil. He has 11 questions, so I will read out the main ones and then बाकी के जो है वो directly Q&A राउंड में पूछेंगे। The first was about ये self redevelopment का जो मॉडल itself है, right? How does it work in terms of who will be responsible for getting the permissions from MHADA? बिल्डर की योजना में जो आदमी MHADA से परमिशन लेता है वही आदमी हमारी योजना में भी लेगा, क्योंकि बिल्डर खुद कभी परमिशन नहीं लेता, वो किसी को अपॉइंट करता है। हम भी हमारे लिए उसी आदमी को अपॉइंट करते हैं, उसको लाइजॉन आर्किटेक्ट बोलते हैं, वो परमिशन लेते हैं। MHADA के कई प्रोजेक्ट्स हमने पूरे किए हुए हैं सेल्फ डेवलपमेंट के लिए, और उसमें जो लाइजॉन करता है वही आदमी हमारे लिए भी लाइजॉन करता है। The next few questions from same Mr. Dharmendra Goyal is how the entire generation of fund happened for the project cost, and if bank is giving only some percentage of project cost, then who will fund the remaining amount? No, bank is not giving only the fund of the only percentage of the project cost. What we require, हमको ज़रूरत है फंडिंग किस चीज़ के लिए? हमको ज़रूरत है फंडिंग आईओडी मिलने तक। आईओडी मिलने तक के फंडिंग की ही हमको ज़रूरत है। एक बार हमारा आईओडी आ जाएगा फिर बुकिंग होगी, और बुकिंग के हिसाब से फिर आगे बढ़ेंगे। तो वो फंडिंग कितनी वर्कआउट होती है वो वर्कआउट करके, आज तो हम लोग अपने अपने घर में हैं, अगर आईओडी मिलने तक के फंडिंग अपने को अच्छी तरह से अच्छे रेट ऑफ इंटरेस्ट में मिलता है तभी अपन आगे जाते हैं, नहीं तो कोई भी अपने घर से बाहर नहीं जाता। Next relevant question is what happens if the free sale components are not getting sold in time? Who takes the responsibility? नहीं, वो तो मैंने आपको बताया है, जब तक अब आपके 137 मल्टीप्लाइड बाय 1300 या जितना भी है 1.5 लाख या 2.25 लाख स्क्वायर फीट के कंस्ट्रक्शन की पूरी कॉस्ट बुकिंग में आ रही है, इसकी गारंटी सारे 137 मेंबर को नहीं मिलेगी, तब तक कोई आदमी अपने घर को छोड़ के बाहर नहीं जाएगा। एक वहाँ पे दे देते ना, एक मिनट। रिलेटेड क्वेश्चन ऐसा है सर कि ये 137 तब तक अगर MHADA की पॉलिसी चेंज हो गई
जैसा अभी माड़ा कुछ दिन पहले आया था कि 56 सोसाइटी है माड़ा की, तो खुद माड़ा डेवलप करने वाली है। अगर माड़ा की पॉलिसी चेंज हो गई और माड़ा ने अगर हमको अंडर एस्टिमेट कर दिया तो क्या होगा उसका? देखो, माड़ा की कोई पॉलिसी चेंज नहीं होती है। एक बार आपने उनको सेल्फ डेवलपमेंट का रेजोल्यूशन पास करके माड़ा को आप इन्फॉर्म करते हैं, वो कंफर्म गवर्नमेंट ने कर दिया, फिर पॉलिसी चेंज नहीं होती है। जीआर है गवर्नमेंट का जो 2019 का है, वो जीआर के मुताबिक अपन चलते हैं। वो जीआर आज भी वैलिड है, वो जीआर कोई चेंज नहीं है। और आज सवेरे ही जो हाउसिंग डिपार्टमेंट के जो प्रमुख आईएएस ऑफिसर है उनसे मेरी बात हुई। मैंने उनको बोला कि आज संडे है, आपको तकलीफ दे रहा हूँ क्योंकि आज मैं किसी माड़ा के कॉलोनी में जा रहा हूँ जो यहाँ अपने पत्राचाल के टचिंग है, और मुझे बताइए कि आप लोग कुछ और नाटक करने वाले हो क्या? तो मैं फिर वहाँ पे जाके लोगों के सामने कुछ गलत बात मेरे से नहीं होनी चाहिए। बोला कोई नहीं, ये पॉलिसी सेल्फ डेवलपमेंट की को स्टिक करने की पॉलिसी चेंज नहीं होगी। माड़ा को उसमें खुद करने का इंटरेस्ट नहीं है। माड़ा ने जॉइंट वेंचर पे पत्राचाल का कोशिश किया और क्या हुआ आप जानते हैं, आधे लोग जेल में गए और पता नहीं कितने लोग जेल में जाएंगे। तो हमको दूसरे कोई भी प्रॉपर्टी में ये चीज रिपीट नहीं करनी है। आप जाके सेल्फ डेवलपमेंट के लिए खुले आम पर बता दीजिए कि हमारी तरफ से सिद्धार्थ नगर नंबर 5 के लिए और कोई भी स्कीम नहीं है। ये आज सवेरे मैंने बात Just 3 remaining. The next question is from Mr. Umesh Shah. Okay. What about the expenses such as rent deposit, shifting charges and the जो ओरिजिनल टेनेंट्स ना जे भाडं लागणार आहे त्याच्या चार्जेस पण रिडेव्हलपमेंट सेल्फ रिडेव्हलपमेंट मध्ये कव्हर होता का? हे सर्व चार्जेस प्रोजेक्ट कॉस्ट मध्ये कव्हर होतात आणि जे लोन आपल्याला मिळतं त्याच्यात हे सगळे चार्जेस कव्हर होतात। शिफ्टिंग चार्जेस, ब्रोकरेज चार्जेस, रेंट, मात्र रेंट मध्ये आपल्या हातात रेंट घेऊन आपण देण्याऐवजी आपण जिथे रेंट मध्ये राहणार आहोत त्याच्या एग्रीमेंटची कॉपी जर दिली तर बँकेकडून डायरेक्टली ज्या माणसाच्या रेंट देण्याची गरज आहे त्याला डायरेक्ट पेमेंट होईल। म्हणजे इन्कम टॅक्स मध्ये हे पैसे आपल्याला आले आणि नंतर आपण तुम्हाला दिले तो प्रॉब्लेम सॉल्व करता येईल। The next question is from Mr. Sandeep. In last 20 years, how many redevelopment projects have you personally observed till completion? I have every single redevelopment project in Mumbai in the past 4 or 5 years I have personally observed, and about 20 have been completed, 40 have received IOD CC, and about 80 are in an advanced stage, and 790 societies have passed resolutions for self-reliance. सर मैं इसके ऊपर एक क्वेश्चन ऐड करता हूँ जो कंप्लीट हुए हैं। हाँ मी हाँ थोडे डिटेल देऊ शकता? नंबर ऑफ टॅनल हे बघा, मी सेल्फ डेव्हलपमेंटचा पुरस्कर्ता आहे। मी कोणत्या, हा माझा धंदा नाही, मी कोणत्या ह्याच्यात काम करत नाही। मी आता उद्या तुमचं होणार तर मी तुमची सोसायटी मी केली असं सांगत नाही। सोसायटीचे रिडेव्हलपमेंट तुम्ही केली, मी फक्त तुम्हाला सेल्फ रिडेव्हलपमेंट मध्ये जिथे तुम्हाला माझी मदत आहे तिथे मी मदत करणार। मी तुमचा नोकर बनायला इथे आलेलो नाहीये, आलं का लक्षात? नाही तर माझ्या घरी भांडी आहेत त्या येऊन घासा हेही तुम्ही सांगा, मी त्याच्याकरता आलेलो नाही।
तुम्हाला चांगला मार्ग कोणता आहे हे दाखवायला आलेलो आहे. तुम्हाला तो मार्ग घ्यायचा तर घ्या, नाहीतर खड्ड्यात जायचं तर खड्ड्यात जा. मी तुमच्याकडे नोकरी मागायला आलेलो नाही. मी किती कामं केली, मी कामं करत नाही. मी लोकांना मार्गदर्शन करण्याचं काम करतो. माझ्या मार्गदर्शनानं लोकांचा फायदा झाला तर तो लोकांचा त्याला क्रेडिट आहे. मी स्वतः क्रेडिट देत नाही. मी फक्त बिल्डरच्या चावडीत जाऊ नका हे समजायला फक्त लोकांना जातो. माझं काम तेवढ्या पुरतच मर्यादित आहे. मी काय काम घेत नाही आणि मी काय नोकरी मागायला आलेलो नाही. नेक्स्ट क्वेश्चन नाव नाही आहे ह्याच्यावर. सिंगल इंडिव्हिज्युअल रो हाऊस पण पॉसिबल आहेत का इन सेल्फ रिडेव्हलपमेंट? जर ठरवलं तर इंडिव्हिज्युअल रो हाऊस देखील पॉसिबल आहे, पण त्याच्याकरता कॉम्प्लेक्स डिझाईन सोल्युशन्स वर्कआउट करावे लागतील. पण सेलेबल मात्र रो हाऊस करता येणार नाही. सेलेबल पोर्शन मल्टी स्टोरेजमध्ये टाकता येईल. 137 लोकांना एका कॉम्प्लेक्स पद्धतीनं पण ग्राउंड+2 चे रो हाऊस करावे लागतील किंवा ग्राउंड+3 चे रो हाऊस करावे लागतील. तर ते कारण रो हाऊस कारण सेलेबल करता वेगळा एरिया इयरमार्क करावा लागेल आणि उरलेले रो हाऊस करावे लागतील. पण त्याच्याकरता एकमत जर तुमचं झालं तर करता येईल. किंवा 130 पैकी काहींना मल्टी स्टोरेजमध्ये जायचं आहे आणि काहींना रो हाऊसमध्ये जायचं आहे, हे जर तुमच्या लोकांनी जर ऑप्शन्स दिले तर त्या पद्धतीनं डिझाईन करता येईल. हे सेल्फ डेव्हलपमेंटमध्येच पॉसिबल आहे, कोणत्या बिल्डरमध्ये पॉसिबल नाही. The next question is from Mr. Sanjay Bagera. Is how can we get 100% consent for self redevelopment? No. See, once you have the consent of 51% and all permissions are in place, जब 51% लोगों का कंसेंट मिलता है और सारे परमिशंस आ जाते हैं और बाकी के लोग जो आज हमारे साथ नहीं है उनको वो कन्विंस हो जाते हैं कि फंड्स का कोई प्रॉब्लम नहीं. उनके मन में क्या है, हर एक आदमी को ये डर है कि भाई ये लाइन से जाने से अरे मेरा घर नहीं होगा तो क्या होगा, और ये डर वाजबी है. आज जो हमारे साथ नहीं है और आज जो बिल्डर के पास जाते वो भी ये सोचते हैं कि जाने दो ना, एक बार दे दिया बिल्डर को दे दिया, मैं तो आराम से घर जाके गोली खा के सो सकता हूँ, बाद में बिल्डर देगा जब देगा. तो वो उनको इसलिए वो सोचते हैं कि मेरे को टेंशन नहीं चाहिए कि ये होगा नहीं होगा. तो उनको हम लोग समझाएंगे और मुझे कॉन्फिडेंस है कि हम लोग कोई चीज़ गलत नहीं करने वाले. यहाँ पे कोई चीज़ गलत होने वाली नहीं है, कोई चीज़ आउट ऑफ द वे होने वाली नहीं है. कोई आदमी जो सेल्फ डेवलपमेंट में आगे आगे आएगा उसको अलग से घर, उसके घर में इटालियन मार्बल, उसके घर में अलग नल, ऐसा नहीं. जैसे बिल्डर का होता है कि भाई टेरेस वाला फ्लैट ये कमेटी मेंबर्स को देंगे, ऐसा यहाँ पे होगा नहीं. जो सबको मिलेगा वही होगा, किसी को एक्स्ट्रा नहीं, किसी को प्रेफरेंस नहीं. तो बाकी के लोग जो आज अपने साथ नहीं उनको समझाएंगे. आपसे वो समझेंगे तो ठीक है, नहीं तो सवेरे सवेरे नाश्ता करने के लिए उनके घर में मैं जाऊंगा. So we have completed most of the questions written. ऐसे लोग हैं जिन्होंने क्वेश्चन लिख के लिए थे लेकिन हम लोग ने शायद स्किप किए इन द इंटरेस्ट ऑफ टाइम. वी ओपन इट फॉर क्वेश्चंस डायरेक्टली एंड या प्लीज गो अहेड एंड सर एक मिनिट सर, पीएमसी ने इस्टिमेट जे दिलाय कॉस्ट वाईज, आता हे जे आपण कंपॅरिझन केलं त्यात 100-125 करोड रुपये आपले वाचले, त्याचं आपल्याला रिइस्टिमेट करता येऊ शकेल का? करता येईल ना. सेल्फ रिडेव्हलपमेंट मध्ये हे एस्टिमेट चालणारच नाही. पुन्हा सगळे नंबर आकडे रिवाइज करावे लागतील. तुम्ही ते करून देणार काय? किती एरिया मिळू शकतो आणि किती येऊ शकतो ते मी कशाला करायचं? तुमचे जे कोण पीएमसी असतील त्यांच्याकडूनच करून घेऊ, आपल्याला काय अडचण नाही. पीएमसी यांनी बोलवते ग्राउंड+5 माळे आम्ही रोज बांधू शकतो, ते शक्य आहे का? मी तुम्हाला सांगितलं रो हाऊस तुम्हाला हवा असेल, जर 137 लोकांना रो हाऊसच हवं असेल
तर प्लॅनिंग करता येईल. आज मी त्याच्यावर काम केलेलं नाही. तुम्ही त्या पद्धतीनं सांगितलं, मला 10-15 दिवस दिले तर त्याच्यावर वर्कआउट करून मी सांगू शकेन. काही लोकांना ते पाहिजे मिळू शकते का? आपण ट्राय करायला हरकत नाही. काही लोकांना जर पाहिजे असेल तर ते करता येईल. सर एक दुसरा प्रश्न असा आहे, आता आमची जी सोसायटी आहे 137 बिल्डर जवळजवळ आपण त्यांच्या साईट व्हिजिट पण केलं आहे, 3 बिल्डर शॉर्टलिस्ट पण केलं आहे. तर त्यांना जर एक्झिट करायचं असेल तर प्रोसिजर काय लिगल करावी लागेल आपल्याला? त्यांना काय तुम्ही काय कोणाशी करार केलेला नाही, त्यामुळे लिगल काही तुम्हाला करण्याची आवश्यकता नाही. दुसरा एक शेवटचा प्रश्न आहे फक्त माझा, की आता जे आपल्या हिशोबाने आता IDCCL आपण चालू केलं किती महिने लागतील? वर्ष लागेल की 6 महिने लागेल? आधी तुम्हाला हे बघा, आता यापुढे तुम्हाला सेल्फ डेव्हलपमेंट मध्ये जायचं का बिल्डरकडे जायचं हा निर्णय आधी घ्यावा लागेल. हे घेतल्यानंतर नवीन पद्धतीचं हे आकडे लक्षात घेऊन नवीन आकडेमोड करावी लागेल. ती सगळ्यांनी चर्चा करून मंजूर करावी लागेल. त्यानंतर आर्किटेक्ट नेमावा लागेल आणि त्या आर्किटेक्टला 2 महिने प्लॅन तयार करायला आणि त्यानंतर 3 महिने प्लॅन अप्रुव्हलला लागतील. आणि त्या आर्किटेक्टचा प्लॅन अप्रूव्ह झाल्यानंतर मग आपण त्या पद्धतीनं टेंडर काढून कॉन्ट्रॅक्टर जो आपल्याला बँक आपलं गॅरंटी देतो कन्स्ट्रक्शनची, असा कॉन्ट्रॅक्टर A+ मधले म्हणजे लार्सन अँड टुब्रोच्या लेवलचे कॉन्ट्रॅक्टरच आपण बोलवणार आणि त्यापैकी तुम्ही ठरवणार की कोणाला तुम्ही अवॉर्ड करायचं. आणि ज्या दिवशी काम चालू होईल त्या दिवसाच्या 2.5 वर्षामध्ये तुमची घरं तयार व्हायला पाहिजे. जर रो हाऊस असतील तर ती लवकर होऊ शकतील, 6 महिन्यामध्ये. पैसे पण पाहिजे रो हाऊसला, लोकांकडे पैसे पण असले पाहिजे रो हाऊस करायला. आज किती टेंटेटिव्हली किती खर्च होऊ शकतो 10 दिवसाचा? लोकांकडून पैसे रो हाऊसची आवश्यकता नाही. फ्री मिळेल. जो एक्स्ट्रा एरिया जी मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग उभी राहील ते फ्लॅट विकूनच रो हाऊस बनवले जातील. लोकांच्या खिशातून पैसे काढायचे नाही. उद्या सगळेच बोलले आपण रो हाऊस देऊ शकतो. जर फ्री मिळलं सगळं 137 बिल आम्हाला रो हाऊस बांधून द्या, फ्री पॉसिबल आहे. मी तुम्हाला सांगितलं मी त्याच्यावर काम केलेलं नाही. तुम्ही त्याच्यावर जर मला काम करायला सांगितलं तर मी काम करून तुम्हाला 15-20 दिवसात त्याविषयी सांगू शकतो. पण त्याच्याकरता तुम्ही सेल्फ डेव्हलपमेंट मध्ये जाण्याचा निर्णय घेतला तर मी तेवढी मेहनत घेईन. ते आम्हाला एजीएम मध्ये ठरवायला लागले. तुम्हाला जर राजा हरिश्चंद्र व्हायचं असेल तर तुमचा मी नमस्कार करेन. लोक बघतील, लोक ठरवतील काय करायचंय. आणि खरोखर पॉसिबल आहे का या गोष्टी जे तुम्ही सांगितल्या? मुंबईमध्ये असं पॉसिबल आहे का म्हणणारे आज रडतायत कारण त्यांची घरं तयार झालेली. ही जबाबदारी कोण घेईल? आर्किटेक्ट अपॉइंट करायची, कॉन्ट्रॅक्टर अपॉइंट करायची? सगळ्या 137 लोकांची जबाबदारी आहे. सर्व 137 मालक आहेत. जमिनीचे मालक कमिटी नाही. जमिनीचे मालक. आम्ही आतापर्यंत तसंच प्रोसिजर चालू केलंय. 137 लोकांना घेऊनच BMC अपॉइंट केलाय. 137 लोकांना घेऊनच आम्ही रिडेव्हलपमेंटचं प्रोसिजर चालू. पण 137 लोकांना घेऊन 15 लाख रुपये लाच देण्याचं तुम्ही रिपोर्ट मान्य करा. कुठला प्रोजेक्ट आहे जे लाच दिल्याशिवाय झालं मला दाखवणार? माझे सर्व प्रोजेक्ट लाच घेतल्याशिवाय मी पूर्ण करतोय. मी आम्हाला घेऊन जातो. आपण ट्राय करूया ना. एकदा ट्राय नाही, आम्ही केलेलं आहे. मी माझ्या प्रोजेक्ट मध्ये मी म्हाडाचा अध्यक्ष होतो. लक्षात घ्या, तुम्ही कोणा सोम्या उमेशी बोलत नाही. म्हाडाच्या वर पूर्ण महाराष्ट्राचा मी प्रमुख होतो आणि मी अध्यक्ष होतो तेव्हा जबाबदारीनं सांगतो मी एक पैसा लाच घेतला नाही किंवा घेऊ दिला नाही. आणि आज तुम्ही कसे बाकी म्हाडाचे 99% लोक लाच घेतात. 15 सालचं तुम्ही जे सांगतात ना, मी माझं पण घर 15 सालमध्ये आहे. मला माहित आहे काय झालं 15 सालमध्ये कोणी पैसे खाल्ले. इव्हन याच्या गव्हर्नमेंटच्या रिपोर्ट मध्ये आलं होतं गवई आणि त्यांनी झोल केला. रायटिंग मध्ये आलं. फायली कोणी विकत घेतल्या याच्यामध्ये मला जायला सांगू नका. मी यादी काढतो तुमच्या इथल्या लोकांची. आता लगेच एका वर्षात पोझिशन मिळणार. 60 लाखाला कोणी फायली विकत घेतलंय ते मला माहिती आहे.
त्यांची नावं तुम्हाला वाटेल तर माडातून काढून देईन हे तुम्हाला. आम्हाला कमिटी वर्सेस ह्याच्या अगेन्स्ट हे सेशन नाही आहे, तो विल वेट फॉर एनी अदर क्वेरी, विल कम बॅक. Yes. Just guys, please see to it. एक मिनट सर यहाँ पर किसी भी कमेटी मेंबर्स के बारे में बात नहीं करना है. जिसको भी सेल्फ रिडेम्पशन के बात करना है वही प्रश्न प्लीज निकालिए. ठीक है, किसी का टाइम वेस्ट मत करो. यहाँ पर जितना भी अभी आगे बढ़ा है अच्छा बढ़ा है. कुछ क्वेश्चन रहेगा, टेक्निकल वैलिड रहेगा, वही बात करना प्लीज. एनी क्वेश्चन? सेल्फ डेव्हलपमेंट मध्ये प्रोजेक्ट अडकत नाही, कारण प्लॅन अप्रूव्ह होईपर्यंत कोणी आपलं घर सोडून जात नाही. आणि जोपर्यंत 137 लोकांना या प्रोजेक्टचा एक्स्ट्रा एरिया विकला जातो याची खात्री होत नाही, तोपर्यंत एक वीट सुद्धा हलवली जाणार नाही. कोणाला घरून बाहेर जायचा प्रश्नच उद्भवत नाही. त्यामुळे जास्तीत जास्त काय होणार, डिले झालं, आम्ही आमच्या घरातच आहोत, प्रभूंना बोलवलं पण काय झालं नाही, हे होऊ शकतं. पण आम्ही रस्त्यावर आलो हे होणार नाही. जे 15 झालं ते होणार नाही. प्रभू साहेब, आयओडी आणि सीसी पर्यंतचं बजेट आपण काढणार आणि त्याची फंडिंग एजन्सी आपण आयडेंटिफाय करणार आणि त्यांच्याकडून आपण फंड ऍडव्हान्स मध्ये घेणार. त्यांच्याशी 3 पद्धतीनं फंड घेता येतो. एक तर डेट फंडिंग, एक तर जॉईंट व्हेंचर फंडिंग आणि एक तर इक्विटी पार्टनरशिप. म्हणजे जे पैसे आपल्यामध्ये ऍडव्हान्स मध्ये टाकतात ते आपल्या प्रोजेक्टमध्ये पार्टनरशिप घेऊ शकतात. की उद्या जर प्रॉफिट झालं, तुमचा कॉर्पस काढून तुमचा एक्स्ट्रा एरिया काढून वर जर प्रॉफिट झालं तर या प्रॉफिटमध्ये आम्ही इतके पैसे ॲडव्हान्समध्ये देतो, आम्हाला तुमच्या प्रॉफिटचं इतका शेअर द्यायचा. हा एक मार्ग. दुसरा मार्ग असा 137 कोणी एक जबाबदार नाही, सगळे 137 आणि तो फंडिंग एजन्सी. आणि त्या फंडिंग एजन्सी 8-10 येणार, त्याच्यापैकी कोणाकडून आपण घ्यायचं हे 137 ठरवणार. ते सगळे येणार. असं मीटिंग मध्ये प्रत्येक जण आपापल्या कंपनीविषयी सांगणार आणि त्यापैकी कोणाच्या कंपनीकडून आपण पैसे घ्यावे किंवा कर्ज घ्यावे किंवा कोणाला पार्टनर समजावं हे वोटिंग होणार. म्हणजे 10 लोकांची नावं जसं इलेक्शन मध्ये असतं आणि प्रत्येकाने वोटिंग करून बॅलेट बॉक्स मध्ये टाकायचं आणि त्यानंतर त्याचं काउंटिंग होणार. ज्याच्या नावाने मॅक्झिमम येईल त्याला त्याच्याकडून फंडिंग घ्यायचं. तसंच ज्यावेळेला कॉन्ट्रॅक्ट द्यायचा त्यावेळेला 10 कॉन्ट्रॅक्टर येणार. प्रत्येक जण आपापल्या कॉन्ट्रॅक्टिंग कंपनीविषयी सांगणार. त्यानंतर वोटिंग बॅलेट पेपर देणार. प्रत्येकाने वोटिंग करायचं. 137 लोकांचे वोट बॅलेट मध्ये पडले पाहिजेत आणि ते सगळ्यांसमोर काउंटिंग होणार. ज्याला मॅक्झिमम मिळतील त्याला टेंडर जाणार. त्यामुळे कोणतीही गोष्ट लपवून ठेवायची नाही. सगळ्या गोष्टी पूर्णपणे लोकांच्या समोर आणि पारदर्शक आणि 137 लोक प्रत्येक निर्णय 137 लोकच घेणार आणि 137 लोक जे निर्णय घेतील ते मॅनेजिंग कमिटी त्यांची अंमलबजावणी करेल. सर ते वकिलाला विचारून ठरवू त्याचं काय करायचं. प्रभू साहेब नमस्कार. एक प्रश्न आहे. मी ऑलरेडी कमिटीला कन्व्हेन्स डीड एक्सटेंड करण्यासाठी लेटर दिलेलं आहे एजीएम मध्ये. ठीक आहे, आता बरेचसे रिडेव्हलपमेंट आणि सेल्फ डेव्हलपमेंट गाडी चाललेले आहेत, त्याला बराच वेळ जाणार, बराच कालावधी जाणार. तर मला वाटतं कन्व्हेन्स डेट संपणार, बहुतेक 2-3 वर्षात संपणार आहे. तर हा निर्णय कधीपर्यंत होईल कोणी सांगू शकत नाहीये. तर एकदा संपली तर म्हाडा आणि जर उद्या दुर्दैवाने ठरवलं की आमच्याकडे रिडेव्हलपमेंट करायची तर आम्ही त्याला स्टॉप करू शकतो का किंवा आमच्याकडे फोर्स करू शकते का म्हाडा की तुम्ही आम्ही रिडेव्हलपमेंट करू तुमची? लीज ही म्हाडा थांबवू शकत नाही. ओके, धन्यवाद साहेब. ओके, आम्ही अप्लाय केलं नाही, आम्हाला रिडेव्हलपमेंट मध्ये जा, अगर नका जाऊ. ओके, तुमची लीज म्हाडा एक्सटेंड करणारच ओके. आणि तो तुमचा अधिकार आहे. थँक्यू. सर लास्ट क्वेश्चन, आमच्या प्लॉटसाठी आम्हाला FSI मॅक्सिमम कितीपर्यंत कॅल्क्युलेट होऊ शकतो? आतापर्यंत तुमच्या PMCने जे कॅल्क्युलेट केले त्याच्यावरच मी गेलेलो आहे. त्याच्या पलीकडे मी गेलेलो नाही, कारण मी स्वतः डिटेल्ड कॅल्क्युलेशन केलेले नाही. मी एकदा तुमचा निर्णय घेतला
कारण मी इतकं कॅल्क्युलेशन करून माझे 8-10 लोकांना कामाला लावायचे, त्यांच्याकडून तितकं काम करायचं आणि नंतर तुम्ही हरिश्चंद्र व्हायचं, तर ते मग माझी मेहनत फुकट जाईल. त्यामुळे तुम्ही या बाबतीत निर्णय घ्या. तुम्हाला जर सेल्फ डेव्हलपमेंट मध्ये जायचं असेल तर सर्व कॅल्क्युलेशन करून घ्या. Yeah, we have time for we can rework on the जे आम्हाला रिपोर्ट परत एकदा रिवर्क करता आम्हाला सपोर्ट करेल का ते पीएमसी? नाही करणार ना. पीएमसी ला शेवटी त्याची फी पाहिजे. ती जनरल बॉडीमध्ये अशी चर्चा झाली म्हटल्यावर कोणताही पीएमसी, आणि मी पीएमसी ला बोलून घे, त्याला सांगेन बघ बाबा तुला जर काम करायचं असेल तर हे रिवर्क करून दे, हे असे मला चेंजेस पाहिजे, हे तू करू शकत असशील तर थांब, तुला करणार नसेल तर राजीनामा. म्हणजे सेकंड ओपिनियन पीएमसीचं घेऊ शकतो. सेकंड ओपिनियन आपण पीएमसीचा रिपोर्ट चेंज करू, म्हणजे त्याच्याकडे घेऊ शकतो. रिवर्किंग और रिवर्किंग काय गणित आहे. Yes. गणितात काय रिवर्क? 50% एक्स्ट्रा एरिया तुम्ही कन्स्ट्रक्शनला लावता, याला काय गणित आहे का? व्हेरी गुड सर. वी हॅव टाइम फॉर लास्ट 3 क्वेश्चन्स. मागणं पण जास्ती प्रश्न विचारलेले गेले नाही, तर वी हॅव टाइम फॉर लास्ट 3 or 4 क्वेश्चन्स. एनी क्वेश्चन्स? किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है? अभी लास्ट 3 क्वेश्चंस है. हेलो प्रभु सर, हमारे पास एक क्वेश्चन आया गया था कि मतलब म्हाडा ने जो है वो रिमाइंडर नोटिस दिया है सेल्फ डेवलपमेंट सॉरी रीडेवलपमेंट के लिए, तो म्हाडा की तरफ से कोई ऐसा लेटर आता है सोसाइटी को कि मतलब आपको रीडेवलपमेंट करना चाहिए करके? ऐसा कभी भी माड़ा, अगर माड़ा बेचता है तो सारे कॉलोनीज को बेचता है. माड़ा की 200 कॉलोनी है, सबको बेचता है. वैसे आपको आया होगा तो मुझे पता नहीं, वरना माड़ा को कुछ पड़ी नहीं है कि एक कॉलोनी कोई अलग से लेटर भेजेगा. ऐसा तो हमको बताया गया इसलिए में नहीं, संतोष we will not छोड़ दो discuss ना, that. वो We जो will not बताया discuss that. अभी आगे क्या करने का उसका सोचो, पहले जो बताया छोड़ दो सर. Anyone else? Last 2 questions. Rohit, I think you had something, right? Anyone else? Last 2 questions. Hello. I think so, sir. You already answered the question, but again, just to reiterate, मुझे ये जानना है कि The last question. सर तुम्ही आपने बहुत सारे सवाल के जवाब तो दे दिए मेरे, तो अभी इसमें बेस्ट क्वालिटी जो होता है, अभी आपने बोला कि जो बिल्डर देता है वो C कैटेगरी का क्वालिटी देते हैं, तो बेस्ट क्वालिटी जो होता है वो कौन से कैटेगरी का होता है? एटलीस्ट अवेयरनेस पर्सपेक्टिव हमें जानना है. नहीं B+A सबसे फाइन क्वालिटी होता है. नहीं, एक कैटेगरी A क्वालिटी भी मिल सकती है. वो अलग अलग क्वालिटीज की डिस्कशन होगी जनरल बॉडी के सामने, और आरसीसी कंसल्टेंट और आर्किटेक्ट उसके बारे में बात करेंगे, और क्या क्या रेट है कि अगर बी कैटेगरी से ए कैटेगरी में जाना तो कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट कितनी बढ़ेगी, क्या बढ़ेगी, तो डिस्कशन होगा. उसके हिसाब से आप देखिए, ये हाथ भी आपका है और ये भी आपका है. अगर आपने कंस्ट्रक्शन पे थोड़ा ज़्यादा खर्चा किया तो आपका कॉर्पस थोड़ा कम होगा. अगर कॉर्पस ज़्यादा लेने की कोशिश की तो कंस्ट्रक्शन पे थोड़ा, तो ये आप ही लोगों को तय करना है, कोई बाहर वाला नहीं, और मैं नहीं तय करूँगा. वो तो आपके प्रोफेशनल्स हैं, वो आके आपको समझाएंगे कि ये क्वालिटी के ये दाम है, ये क्वालिटी का ये दाम है, और वैसे उस दाम का जो भी क्वालिटी खरीदनी है वो आपको डिसाइड करना. सर और एक क्वेश्चन है कि हमें बताया गया कि बहुत सारे लिस्ट ऑफ अप्रूवल्स लगते हैं, जैसे पानी पट्टी, बिजली का, ड्रेनेज, बाकी बहुत छोटे मोटे परमिशन होते हैं, हर एक फ्लोर का CCs जो, तो उसका फॉलोअप और कोई पर्टिकुलर एक
अपने पर्सन को अपॉइंट कर सकते हैं जो ये करेगा, या फिर इसके लिए हमें हर बार उस पर वॉच रखना पड़ेगा? आपके पास टेलीफोन है, उसमें इंटरनेट है, इंटरनेट पे गूगल में जाइए, महाराष्ट्र गवर्नमेंट GR ऑफ 13 सितंबर 2019 टाइप करिए। वो GR में लिखा हुआ है कि अलग अलग टेबल पे जब फाइल जाती है तो उसमें करप्शन होता है, इसलिए सिर्फ सेल्फ डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि लोगों को अनुभव नहीं है, तो वन विंडो सिस्टम आप ये GR में लिखा है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये गवर्नमेंट का GR एक बार निकलेगा तो वो GR फाइनल होता है। वो GR में लिखा है वन विंडो सिस्टम, आपको आने का एक जगह में, माड़ा में वन विंडो सिस्टम सेल्फ डेवलपमेंट के लिए अलग सेल किया है, अलग एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, अलग डिप्टी चीफ इंजीनियर है, आपको सारी फाइल्स लेकर उसके पास छोड़ देने का, वो जिधर भी फाइल घुमाने का है वो उसका काम है। बाद में वो आपसे कुछ चीज की जरूरत है वो आपको फोन करके बोलेगा, तो आप 10 जगह जाएंगे नहीं, आप एक ही जगह पे जाएंगे और वो आपको जो समझाएगा उसके हिसाब से आप आगे बढ़ेंगे। We have time for last question, लेकिन अभी भी किसके पास questions है, they will get answered in some time. My final question, don't get embarrassed. The question is like हमने डिसाइड किया like you are the guidance for self redevelopment, right? So after Chandrasekhar Prabhu, Yeah. what next? Very valid point. No, the resolution for self redevelopment is next. No, you didn't get my point. हाँ. My question is, suppose if we go for redevelopment, 137 people go for redevelopment, after 1 year, if you want any guidance, what after Chandrasekhar Prabhu? See, the support is not to Chandrasekhar Prabhu. This is my question, sir. See, No, just with the guidance, see now. No, the let me question is- answer. I've understood your question. Question is, I am leading the movement opposing the builders. So it is possible that today from here when I am going, some builder may just shoot me. It is possible that I could be dead tomorrow morning, you can see in the papers. Because in whole Bombay, I am opposing all builders and leading this movement. But self-development is a movement which doesn't end with Chandrasekhar Prabhu. There will be 10,000 Prabhus in all the corners who will lead the movement. It doesn't, because I am there, the movement is there. It is only, I don't want you to be handicapped, dependent on me. No, there are, we have a team of 500 professionals who are all doing self-development. The whole group will come to you and any one of them, for your information, both my son and daughter, they have come back from, my son is a first LLM, a lawyer, and he has done his management from London School of Economics. He has come back and he is also helping free of cost other societies which come to him. So there are so many people. This is a movement. Now it is not restricted to Chandrasekhar Prabhu. This has gone viral. My YouTube channel, which earlier I started, I could not get more than 10,000 viewers. Today my viewership is 1.5 million people. Wow, very good. So the movement is there. I have uploaded 150 videos on that, in which everything is explained. So whether I am there or not, how to do self-development is all explained on the YouTube. There is a whole team which is working on it. So this is no more a individual effort. This is an effort. This is a movement. See, in the movement, Lokmanya Tilak led the freedom movement. Lokmanya Tilak died, but did the freedom struggle stop? No.
along with him, Bhagat Singh died. Did the freedom struggle stop? No. The movement is for freedom from builders, and that movement will continue. We will stop being exploited by the builders. Whether Chandrasekhar Prabhu is there or not, it doesn't make a difference. The movement should continue. There will be 10 people from your building who Just will now only take the leadership. We all will pray to God that you are there till we get a big house, and in Mumbai we have a prime property, sir. We'll all pray for you. Don't worry. I have not done anything wrong in life, and I have only trusted one person. My name may be Prabhu, but the real Prabhu is there. So he, as long as I have his blessings, nothing is going to happen, and we will see this Siddharth Nagar number 5 building come up. Sir, last question. Sir, my question was regarding the RERA carpet area, which was the maximum carpet area which was giving was 1076 square foot. Now, is there any law, because this is EWS, we are at EWS, is there any higher cap that we can take it more? There is no cap, you can take it It is more. only if the AGM or SGM society can decide how much one person, one tenant should be given, right? Yes. And additional area can be sold off. Yes. Okay. It is the decision of the general body. So in interest of time, before we give a vote of thanks, we would like to call Secretary and Chairman to have any questions. So Secretary and Chairman can have any final questions before we give a vote of thanks. सर ये सगळं प्रोसीजर चालू करने के लिए हमको स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग बुला के 51% मेजोरिटी से काम करेंगे तो ये आगे बढ़ सकते हैं। आपने जो एडवाइस किया सब वो तो साइड में हो जाएगा। बिल्कुल। अगर 51% लोग सेल्फ डेवलपमेंट के फेवर में नहीं जाएंगे और बोलेंगे नहीं 51 हमको रीडेवलपमेंट जाना है, तो जो 51 बोलेगा वही होएगा। ओके, आप लोगों को बुलाइए, अगर मुझे मौका देंगे तो 51% नहीं 70% आएगा, मैं गारंटी देता हूँ। हमें भी वही चाहिए, अच्छा और मुझे बुलाए, मैं आऊँगा, और अगर मैं आता हूँ तो आज तक मेरा 100% सक्सेस रेट है। सर हम भी वही चाहते हैं, लेकिन आपने जो बोला कि IDCC तक आपको 1 रुपया नहीं निकलना, वो सब याद रखना। हाँ बिल्कुल, IDCC तक 1 पैसा आपको निकालना नहीं। So we like to thank Mr. Chandrasekhar Prabhu for educating us. I think we like to thank the committee also, which open-heartedly supported this and came here to understand all the technical meetings. And Mr. Khandolkar sir and Mr. Banjalal ji for sharing the stage. We would like to share one thing. हम लोग ने जब भी चंद्रशेखर प्रभु सर को अप्रोच किया था तो उन्होंने एकदम ओपन हार्टेडली बोला था, द फर्स्ट स्टेटमेंट इज आई डू नॉट टेक प्रॉफिट एंड आई एम गिविंग बैक टू द सोसाइटी। तो हमें जितना भी हो सके उनका मार्गदर्शन लेना चाहिए। अगेन आई वुड लाइक टू गिव अ स्टैंडिंग ओवेशन टू मिस्टर। अच्छा, एक रिक्वेस्ट है, इतनी मैं मेहनत करूंगा तो आप 2-2 करोड़ को बेच के मत जाना प्लीज। आपके नेक्स्ट जनरेशन को घर छोड़ के जाओ। तो 3 करोड़ 4 करोड़ को बेच के मत जाना। मैं मेहनत इसके लिए कर रहा हूँ कि अगली पीढ़ी भी इधर रहेगी और उसके बाद की पीढ़ी भी इधर रहेगी, तो वो आप बेच के मत जाओ। सर बिकॉज सज्जन अभी यहाँ पर आए हैं, थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। उसके पहले मुझे कुछ लोगों के लिए थैंक बोलना है। किशोर भाई, यू नो फॉर अरेंजिंग ऑल दिस थिंग, देयर इज दिनेश अंकल, विशाल, and there are so many other members, you know. Madam is here. So I just want to say thank you very much. Keep on supporting. Santosh is there, though he is in backside, but I know he always keeps on supporting us. There are so many members whom we need to thank. But overall, thank you very much and thanks for coming over here. Let us decide together. Good that we got an education today and we all can decide what is betterment for a committee. Thank you very much and Happy New Year to everyone. Happy New Year everyone.